बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान की नज़रें जैसे ही हवा के कोने में मौजूद एक खबर की सुर्खी पर पड़ी, वो बेएहतियात चौंक पड़ा। उसने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली मेज़ पर रखी और फिर पूरी तरह उस खबर की तरफ मुतवज्जा हो गया। खबर मुख्तसर थी लेकिन उसे चौखटे में शाया किया गया था, इसलिए इमरान की नज़रें उस पर पड़ गईं। खबर की सुर्खी थी डायमंड ऑफ डेथ का नीलाम आम। उसके बाद चंद लाइनों में खबर दर्ज थी। खबर सिडनी के हवाले से दी गई थी कि डायमंड ऑफ डेथ, जो दुनिया के सबसे कीमती हीरे को हिन्नूर से भी हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा कीमती और तारीखी हैं, और इसकी सदियों से तलाश जारी थी। कोहे कोहे अरारात पर रिसर्च करने वाली साइंसदानों की जमात को अचानक खुदाई के दौरान एक बड़ी सी कार में रखे हुए लकड़ी के संदूक में से वो तारीखी हीरा मिल गया है जिसका जिक्र अब तक रिवायात में चला आता था। बताया जाता है कि यह हीरा हज़रत नूह के पास था, और जब उनकी कश्ती तूफानी नूह के दौरान कोहे अरारात पर पहुंची तो उन्होंने ये हीरा लकड़ी के संदूक में रख कर उसे कार में छुपा दिया, क्योंकि इस हीरे की खातिर पहले ज़मानों में इतनी लड़ाइयाँ हुई थी कि उन्हें मौत के हीरे के नाम से याद किया जाने लगा। खबर के आखिर में ये भी दर्ज था कि वो तंजीम जो रिसर्च के अखराजात अदा कर रही है, उसने इस हीरे को नीलाम करने का प्रोग्राम बनाया है ताकि उससे मिलने वाली हती रकम को मजीद रिसर्च में इस्तेमाल किया जा सके। खबर का बकिया हिस्सा अंदरूनी सफ़े पर दिया गया था। चनाचे जब इमरान ने अंदरूनी सफ़ा खोला तो उस पर डायमंड ऑफ डेथ की मुख्तसर तारीख के साथ साथ ये भी दर्ज था कि ये नीलाम सिडनी के तारीखी नीलाम घर में आज से 1 माह बाद मुनक्किद किया जाएगा, और दुनिया भर के हीरों के कदरदानों के साथ साथ बहुत से मुल्कों की हुकूमतें भी उसमें दिलचस्पी ले रही हैं, क्योंकि वो इस तारीखी हीरे को अपने मुल्क के अजायब घरों में रखना चाहती हैं। खबर के आखिर में यह अच्छा भी दर्ज किया गया था कि नीलाम से कबल इस हीरे के चोरी हो जाने का भी शदीद तरीन खतरा था, इसलिए हुकूमत सिडनी ने इसकी हिफाजत के लिए ज़बरदस्त इंतजाम करने में मसरूफ़ थी। इमरान ने खबर पढ़कर अखबार को मेज़ पर रखा, चाय की प्याली उठाकर दोबारा उसे पीने लगा। उसके जहन में डायमंड ऑफ डेथ का ख्याल गर्दिश कर रहा था। मुताले के दौरान उसने बेशुमार किताबों में इस हीरे के मुतालिक पढ़ा था, इसलिए इस हीरे को इतनी सदियों के बाद अचानक दरियाफ्त हैरत अंगेज थी। इसी लिहाज से ये हीरा ज़बरदस्त अहमियत का हामिल था और शायद इसीलिए उसे दुनिया का कीमती तरीन हीरा कहा गया। वैसे उसे ये भी यकीन था कि हीरा नीलाम होने से पहले चोरी कर लिया जाएगा, क्योंकि इस किस्म के हीरे को खुफिया तौर पर खरीदने वाले भी इस दुनिया में बेशुमार लोग मौजूद हैं। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि ये तारीखी और नायाब हीरा इस मुल्क में होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान सिर्फ इसी हीरे की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, और फिर दुनिया भर के सियाह इस हीरे को देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे। इससे पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला की हती रकम मुसलसल हाथ आती रहेगी। लेकिन दूसरे लम्हे उसे जहन से यह ख्याल झटक दिया, क्योंकि यह मामला हुकूमतों का था, उसका ज़ाती न था। उसने चाय की प्याली ख़त्म करके मेज़ पर रखी और दोबारा अखबार उठाकर उसी खबर को पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने आधी खबर पढ़ी थी कि करीब रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जी फरमाइए, क्या चाहिए, जल्दी बताइए, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। इमरान, मैं कर्नल फ़रीदी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल फ़रीदी की आवाज़ सुनाई दी। अरे कर्नल, आप अभी तक कर्नल ही हैं? मैं तो समझा आपकी तरक्की हो गई होगी, लेकिन लगता है आप में तरक्की वाले जरासीम ही नहीं हैं। इमरान ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, सर ये सारे जरासीम तो जरासीमी बमों में कैद हो गए हैं, एक रह गया है, वो पाकिस्तान में डेरा जमाए बैठा है। कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा, ये आपकी मोर्चा नवाज़ी है कि आप मुझे तरक्की वाला जरसूमा कह रहे हैं? वैसे वो आपकी जरासीमों वाली रिपोर्ट, कैप्टन हमीद का क्या हाल है? मुझे यकीन है कि वो भी अभी तक कैप्टन ही होगा। इमरान ने जवाब दिया। कर्नल फरीदी की हंसी की आवाज़ उभरी। हाँ वो अभी अभी तक हाँ वो भी अभी तक कैप्टन ही है। अच्छा, मैंने एक खास मकसद के लिए फ़ोन किया है, कर्नल फरीदी ने कहा। मैं जानता हूँ आप बगैर मकसद के तो थूकते भी नहीं, इमरान ने तंज़िया लहजे में कहा, और कर्नल फरीदी का कहकहा रिसीवर में गूंजता सुनाई दिया। अच्छा अच्छा भाई, अब मजाक थूक दो, अब गुस्सा थूक दो, आइंदा तुम्हें बाकायदा फ़ोन करके अपना बिल बढ़वाता रहूँगा। तुमने वो खबर पढ़ी है डायमंड ऑफ डेथ वाली? कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा, अरे मारे गए, कहीं आप उसे चुराने का इरादा तो नहीं रखते? अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस इरादे से बाज आ जाइए। मैं इसके बदले में आपको डायमंड ऑफ डेथ दे दूंगा, उसे मेरे लिए रहने दीजिए। इमरान ने परेशान से लहजे में कहा, तुम्हारे पास रहने दो? क्या मतलब, क्या तुम उसे चुरा लाए हो? कर्नल फरीदी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। अरे तौबा कीजिए, ज़िंदगी में एक बार चोरी की थी, अलमारी से सोन हलवा की टिक्कियाँ निकाल कर खा ली थी। बस डैडी ने इतनी पिटाई की कि अगर मैं पूरा पाकिस्तान चोरी कर लेता तब भी इतनी पिटाई ना होती। उसी रोज़ से तो चोरी का तसव्वुर होते ही पसीना छूट जाता है। मैं तो उसे खरीदने का इरादा रखता था। इमरान ने जवाब दिया, तुम उसे खरीदोगे? क्या कह रहे हो? कहीं पूरे पाकिस्तान के बैंक तो नहीं लूट रखे?
कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा, अजय इसमें बैंक लूटने की क्या ज़रूरत, हर मौत का हीरा है, 2-4 रुपए का संख्या ही काफ़ी रहेगा। इमरान ने जवाब दिया, अच्छा मजाक ख़त्म। बात यह है कि मेरी हुकूमत ने उसे खरीदने का फ़ैसला कर लिया है। कर्नल फरीदी ने कहा, अरे वेरी गुड, मुबारक हो। क्या ज़माना आ गया है कि मौत भी लाखों करोड़ों डॉलरों में खरीदी जा रही है। आप अपनी हुकूमत को समझाइए कि इतनी रकम खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे वाला कुलिया इस्तेमाल करें, 2-4 रुपए का संख्या। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा अच्छा बता दूंगा। बहरहाल मेरी बात सुन लो। क्योंकि हीरा मेरी मार्फत खरीदा जाएगा, इसलिए जाहिर है कि मुझे सामने आना पड़ेगा। फिर शायद दुनिया की मुजिम तंजीमें उसके हसूल के लिए मैदान में कूद पड़े। चनाचे मेरे को वहाँ से ले आने के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। मेहरी की एक नकल पहले ही तैयार कर लूँगा। हीरा खरीदने के बाद मैं वो हीरा खुफिया तौर पर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जाहिर है सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी और तुम वो हीरा लेकर खामोशी से वापस आ जाना। बाद में हीरा मैं तुमसे ले लूँगा। बोलो क्या ख्याल है? कर्नल फरीदी ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, और अगर वो हीरा मुझसे गुम हो गया तो, या किसी ने चोरी कर लिया तो फिर मुझे नागालैंड की जेलों में कितने साल सज़ा काटनी पड़ेगी? इमरान ने संजीदा होते हुए कहा, अरे ये मसला नहीं, इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं। ये तो मैं ज़ाती तौर पर तुमसे बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में अगर किसी पर एतमाद कर सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी ज़ात है। इसलिए अगर ऐसा हो भी गया तो तुम पर आँच नहीं आएगी। मैं खुद सब कुछ भुगत लूँगा। कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा, अरे इस एतमाद का बेहद शुक्रिया कर्नल। मुझे हमेशा इस बात पर फ़ख्र रहेगा। वैसे वैसे आप बेफ़िक्र रहिए, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा इस अमानत का ख़याल रखूँगा। इमरान ने जवाब दिया, वो कर्नल के इस एतमाद से बेहद मुतासर हुआ था। तो तुम तैयार रहो फिर? कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा, मैं तो हादम हूँ कर्नल, आप सिर्फ हुक्म फरमा दीजिए। इमरान ने कहा, शुक्रिया शुक्रिया, मैं प्रोग्राम तुम्हें बता दूंगा। खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से कर्नल ने चहकते हुए कहा और साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने महसूस किया था कि इमरान के हाँ करते ही कर्नल फरीदी के लहजे में बेपनाह एतमाद ऊद कर आया। इमरान धीरे से मुस्कुरा दिया और उसे एक बार फिर अखबार उठा लिया। अब वो और ज़्यादा दिलचस्पी से अखबार पढ़ने लगा, मगर उसने अभी खबर शुरू ही की थी कि टेलीफोन की एक घंटी एक बार फिर बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। कह तो दिया भाई, तैयार हूँ मैं, फिर बार बार टेलीफोन का खर्चा ज़रूर उठाना है। इमरान ने रिसीवर उठाते हुए कहा, तैयार हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। इमरान सर पर हाथ फेरता रह गया। अब मजबूरी थी, इसलिए उसने रिसीवर रखा और उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो अपना मखसूस टैक्सी कलर लिबास पहने फ्लैट से बाहर निकला और गैराज से कार निकाल कर उसने सर सुल्तान के दफ्तर का रुख कर दिया। सर सुल्तान के दफ्तर तक पहुंचने में उसे कोई रुकावट पेश न आई, क्योंकि सारा अमला उससे अच्छी तरह वाकिफ था। मैं आपके मैं आपके पास आने के लिए थोड़ी थोड़ी तैयार था। आपने हाँ मेरा वक्त ज़ाया किया। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा और सर सुल्तान मुस्कुरा दिए। उन्होंने सामने रखी हुई फाइल बंद करते हुए कहा, इमरान बेटे, मैंने तुम्हें सरकारी काम के लिए बुलाया है, इसलिए तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं हो सकता। सर सुल्तान के लहजे में हल्की सी फहमाइश थी। आप तो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, मगर मैं तो अपने बाजुओं से कमा कर खाता हूँ। रात को एक टाल पर लकड़ियाँ चीरता हूँ और सुबह अकड़ता फिरता हूँ। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, वो मुझे मालूम है जो लकड़ियाँ तुम फाड़ते रहते हो। अच्छा सुनो, तुम्हें डायमंड ऑफ डेथ के बारे में क्या मालूम है? सर सुल्तान ने कहा। क्या कहा? डायमंड ऑफ डेथ? इमरान बेएहतियात उछल पड़ा। हाँ, आज की अखबार में उसके बारे में तफसील से खबर छपी है। ये नायाब और तारीखी हीरा है, इसका नीलाम आम हो रहा है और हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये तारीखी हीरा हमारे मुल्क के लिए खरीदा जाए। इस हीरे की कौमी अजायब घर में मौजूदगी पूरी कौम के लिए काबिले फ़ख्र होगी। सर सुल्तान ने कहा, मारे गए। मैं तो दूसरों को सस्ता नुस्खा बता रहा था, यहाँ तो अपने ही घर को लुटाने पर तैयार है। इमरान ने ढीले अंदाज में कुर्सी की पुष्ट से कमर लगाते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सर सुल्तान ने कहा, आप ना ही समझे तो अच्छा है, ये बूढ़ों के समझने की बात नहीं। बहरहाल हुकूमत खरीदती है तो खरीदे, इसमें मेरा क्या कसूर है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो, सदर मुमलिकत ने फैसला किया है कि इस हीरे की नीलामी में तुम हुकूमत की तरफ से हिस्सा लोगे और हीरा खरीदने के बाद उसे हिफाजत से यहाँ तक ले आना भी तुम्हारा ही फर्ज होगा, क्योंकि इस बात का खतरा है कि हीरे चोर उसे हर मुमकिन चुराने की कोशिश करेंगे। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हीरा हमें मिल जाए? दूसरी हुकूमतें भी तो बोली लगाएंगी। इमरान ने संजीदा होते हुए कहा, किसी भी कीमत पर मिले, ये हमें खरीदना है।
किसी भी कीमत पर। ऐसा तारीखी सरमाया रोज़ रोज़ नहीं मिलता, ये हुकूमत का फैसला है। सर सुल्तान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, अब भुगतना ही पड़ेगा जो होगा। इमरान ने कहा। तुम्हें प्रोग्राम से मतला कर दिया जाएगा और अथॉरिटी लेटर भी दे दिया जाएगा। तुम चाहो तो हिफाजत की हादर सीक्रेट सर्विस को भी सिलसिला में हमरा ले जा सकते हो। बहरहाल ये सोचना तुम्हारा काम है, हुकूमत को तो यहाँ हीरा चाहिए। सर सुल्तान ने जवाब दिया और साथ ही उन्होंने बंद फाइल खोल ली और इमरान उठ खड़ा हुआ। उसके जहन में कर्नल फीदी का फ़ोन गूंज रहा था, लेकिन अब मसला आ गया था कौमी तकाजे का, और जाहिर है अब ये हीरा हासिल करना उसका फ़र्ज बन गया था। यही सोचता हुआ वो सर सुल्तान के साथ कमरे से बाहर आ गया। कमरे का इकलौता दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। उसके सर के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था, जिसे जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, कमरे में मौजूद 3 गैर मुल्की उठकर खड़े हो गए। वो एक मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे। बैठो। सफ़ेद बालों वाले ने चौथी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ब्रीफकेस उसने मेज़ पर रख दिया। तुम्हें मालूम है दोस्तों कि आज की इस हंगामी मीटिंग का मकसद क्या है? सफ़ेद बालों वाले ने मुस्कुराते हुए बाकी तीनों से मुखातिब होकर कहा। मकसद तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हंगामी मीटिंग से तो यही जाहिर होता है कि मकसद हास ही होगा। एक आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, हास मकसद है। इतना हास कि हम अगर इस मकसद में कामयाब हो गए तो फिर समझो कि हमारी कामयाबी तारी ही होगी। सफ़ेद बालों वाले ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब हमारा इश्तियाक इतना ना बढ़ाइए, अब वो मकसद बता भी दीजिए। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो दोस्तों, तुमने डायमंड ऑफ डेथ का चर्चा पढ़ा होगा। हमने इस हीरे को चुराना है, सफ़ेद बालों वाले ने कहा। और डायमंड ऑफ डेथ का सुनकर वो तीनों बुरी तरह से उछल पड़े। चुराना है डायमंड ऑफ डेथ को? मगर उससे फ़ायदा? तीनों ने बैक आवाज़ होकर कहा। तुम शायद ये सोच रहे होगे कि इस तारीखी और नायाब हीरे को कहाँ फ़रोख्त किया जाएगा। तो ये बात नहीं। हम इस बार अपने तौर पर नहीं, बल्कि किसी एजेंट के तौर पर काम करेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि हम हीरा चुराएं और उसे फनांसर के हवाले करके उससे अपना मुआवजा हासिल कर लें। बस हमारा काम ख़त्म। सफ़ेद बालों वाले ने जवाब देते हुए कहा। आप तफसील से बात करें मिस्टर पामर, पहेलियाँ ना बुझवाइए। आपकी बातें हमारे लिए शदीद हैरत का बायस बन रही हैं। फोर कार्नर्स ने कभी किसी से मुआवजा लेकर काम नहीं किया, फिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? एक नौजवान ने कदर सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर फैनी। फोर कार्नर्स का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो खुद अपने लिए चोरी करता है, लेकिन इस बार सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। मैं आपको तफसील बताता हूँ। डायमंड ऑफ डेथ के लिए प्राइवेट आदमियों के साथ साथ दुनिया भर की हुकूमतें भी हिस्सा ले रही हैं। हर हुकूमत उसे अपने कौमी अजायब घर में रखना चाहती है, क्योंकि ये हीरा तारीखी नोयत का है। हुकूमतों की इस दिलचस्पी की वजह से इस हीरे पर दुनिया भर के अफराद की निगाहें लगी पड़ी हैं। अगर इस हीरे को चुराया गया तो उसे फ़रोख्त करना मसला बन जाएगा। चनाचे इस बार मैंने एक नई स्कीम खेली है। हुकूमत एक्रीमिया भी इस हीरे को हासिल करना चाहती है, लेकिन उसे खतरा है कि रूसिया वाले उसकी बोली वहां तक ले जाएंगे जहां तक पहुंचना हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर होगा। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि उसे नीलाम होने से पहले ही चुरा लिया जाए। और उसे चुराने का काम चूंकि वो किसी सरकारी एजेंसी की बजाय किसी मुजरिम तंजीम के जरिए कराना चाहते हैं, इसलिए कुराए फाल फोर कार्नर्स के नाम से निकला है। तारीखी हैसियत की चीज़ें चुराने में फोर कार्नर्स बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है, और जब फोर कार्नर्स का कार्ड वहाँ मिलेगा तो हर शख्स इस बात पर यकीन कर लेगा कि वाकई हीरा चोरी कर लिया गया है और अब उसका मिलना महाल है। बहरहाल बहरहाल वो हीरा हुकूमत क्रीमा के हवाले किया जाएगा और हमें हतीर मुआवजा मिल जाएगा। सफ़ेद बालों वाले पामर ने तफसील बताते हुए कहा। मगर इस तरह हुकूमत क्रीमा को कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। वो इस हीरे की नुमाइश तो नहीं कर सकेगी। आखिरी कोने में बैठे हुए नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा। आप समझे नहीं, हुकूमत क्रीमिया ने इस सिलसिले में इस तंजीम से बात कर ली है जो ये हीरा फ़रोख्त कर रही है। इस हीरे की चोरी होते ही इस तंजीम की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जो शख्स या हुकूमत इस हीरे को चोरों से बरामद कर लेगा, वही इसका मालिक तस्वर किया जाएगा। अलबत्ता वो अहलाकी तौर पर जिस कदर फ़ंड चाहे तंजीम को चलाने में दे दे, तो तंजीम उसे कबूल कर लेगी। इस तरह हीरा नीलामी से बच जाएगा और हुकूमत क्रीमिया उसकी मुनासिब रकम तंजीम के हवाले कर देगी और हीरे की बरामदगी का ऐलान कर देगी। पामा ने जवाब देते हुए कहा। अरे, अब मैं समझा, हुकूमत क्रीमिया बोली से बचने के लिए ये सब चक्कर चलाना चाहती है ताकि हीरा भी उसकी मलकियत में आ जाए और उसे बहुत ज़्यादा रकम भी ना अदा करना पड़े। फैनी ने कहा। हाँ, यही बात है, क्योंकि बोली में रकम बहुत ऊंची जाने का ख्याल है, इसलिए वो कम रकम खर्च करके हीरे के मालिक बनना चाहते हैं। पामर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फोर कार्नर्स हीरा चुरा ले और फिर हुकूमतों को ऑफर कर दे कि जो उसे सबसे ज़्यादा मुआवजा देगा उसे वो हीरा दे दिया जाएगा। इस
इस तरह तंजीम की बजाय फोर कार्नर्स ही हीरे की ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमा लेगा। तीसरे शख्स ने पहली बार ज़ुबान खोलते हुए कहा, मिस्टर ड्रैगन, जो कुछ तुमने सोचा है ये ख्याल पहले मेरे जहन में भी आया था, लेकिन हमें मालूम है कि हम बहरहाल मुजरिम हैं। हीरा अगर हमने अपने तौर पर बेचने की कोशिश की तो दुनिया भर की सीक्रेट सर्विस हमारे पीछे पड़ जाएगी और जाहिर है आखिरकार हमें पकड़ लिया जाएगा। इसके बाद रकम और हीरा तो एक तरफ रहा, फोर कार्नर्स का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। फिर हमें इंतहाई हसीन मुआवजा दिया जा रहा है, $1 करोड़, जबकि इस रकम के हसूल में कोई रिस्क भी नहीं। पामर ने उस शख्स को समझाते हुए कहा, लेकिन अगर हुकूमत क्रीमिया हुकूमत सिडनी से बात करे तो उसका कोई भी आदमी बड़ी आसानी से ये हीरा चुरा सकता है। फैनी ने कहा, आप लोग सूरत हाल को समझ नहीं रहे। पूरी दुनिया में इस हीरे की नीलामी ने ज़बरदस्त हलचल मचा रखी है। इस हीरे की हिफाजत के लिए जहां हुकूमत सिडनी ज़बरदस्त इंतजाम कर रही है, वहां इस हीरे को खरीदने के ख्वाहिशमंद मुल्क भी अपनी सीक्रेट सर्विस की चीदा चीदा एजेंट भेज रहे हैं, ताकि नीलामी तक ना सिर्फ हीरा महफूज रह सके, बल्कि जो मुल्क उसे खरीदे वो उसे बाहिफाजत अपने हमरा ले जाए। इस सूरत हाल में हुकूमत क्रीमिया अपना कोई आदमी दरमियान में डालकर हमेशा के लिए बदनाम नहीं होना चाहती। इसलिए वो फोर कार्नर से खिदमात हासिल करना चाहती है कि फोर कार्नर्स का ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं। पामर ने जवाब दिया, ठीक है ठीक है, $1 करोड़ बहुत होते हैं, हमें ये ऑफर कबूल कर लेना चाहिए। तीनों ने सर हिलाते हुए कहा, गुड, मुझे पहले ही उम्मीद थी। पामर ने बेएहतियात हंसते हुए कहा। इसके बाद उसने मेज़ पर रखा हुआ ब्रीफकेस खोला और उसमें से नोटों की नई गड्डियां निकाल कर मेज़ पर रखने लगा। ये $1 करोड़ हैं, हमने अपना मुआवजा पेशगी वसूल कर लिया है, इसलिए अब हीरा चुराना हमारा फ़र्ज़ हो गया है। पामर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने गड्डियों को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक एक हिस्सा हर मेंबर के हवाले कर दिया। उन सब ने ये गड्डियाँ उठाकर अपने कोटों की जेबों में भरी। मैंने सीने की तस्वीर और जहाँ ये रखा गया है वहाँ के तमाम हिफाजती इंतजाम के नक्शे हासिल कर लिए हैं। हमें फौरी एक्शन में आ जाना चाहिए अपने मखसूस अंदाज में, ताकि नीलामी से पहले पहले हम हीरा हासिल करके फाइनेंसर को पहुंचा दें। पामर ने बैग से नक्शा निकालते हुए कहा, और फिर मेज़ पर नक्शा फैला कर वो चारों उस पर झुक गए ताकि मुत्तफिका लाहा अमल तय किया जा सके। कासिम अपने दफ्तर की पलंग-नुमा आराम कुर्सी में धंसा हुआ बैठा था। उसने दोनों टांगें मेज़ पर रखी हुई थी और उसके गिर्द 4 खूबसूरत लड़कियां हाथों में पेंसिल और कॉपी पकड़े बड़े मोदबाना अंदाज में खड़ी थी। ये उसकी लेडी सेक्रेटरी थी। कासिम ने एक अंग्रेजी फिल्म में एक करोड़पति सनतकार को इस अंदाज में अपनी लेडी सेक्रेटरीज को डिक्टेशन देते हुए देखा था, इसलिए उसने आते साथ ही हुक्म जारी कर दिया कि उसकी 4 खूबसूरत लेडी सेक्रेटरियों का बंदोबस्त किया जाए ताकि उन्हें डिक्टेशन दे सके। जाहिर है खूबसूरत लेडी सेक्रेटरियों की मुल्क में कमी तो नहीं थी, इसलिए फौरी तौर पर उसके मिल के मैनेजर ने 4 खूबसूरत तरीन लड़कियों को भारी मुआवजे पर मुलाजमत दे दी। आज चूंकि उसे ज़िंदगी में पहली बार डिक्टेशन देनी थी, इसलिए कासिम सारी रात अंग्रेज़ी बोलने की मश्क करता रहा। उसका बाप सर आसम और उसकी बीवी, जिसे वो छिपकली बेगम कहा करता था, आजकल पहाड़ पर गए हुए थे। कासिम ने भी साथ जाना था, लेकिन उसी रात कासिम ने वो अंग्रेज़ी फिल्म देख ली। बस उसने बाप से एक ठेके का बहाना करके एक हफ्ते के लिए माजरत कर ली और सर आसम उसकी बीवी को लेकर पहाड़ पर चले गए। इस तरह कासिम की मौज बन गई। सुबह होते ही उसे लिबास बदला, फिर अतर की 2-4 शीशियाँ इकट्ठी ही जिस्म पर उंडेल कर वो दफ्तर पहुंच गया। वो खुश था, बेहद खुश, कि इकट्ठी 4 फुल फ्लूटियाँ आज उसे डिक्टेशन लेंगी। चनाचे उसने फिल्म वाला पोज बनाया और फिर चपरासी को फुल फ्लूटियाँ भेजने का हुक्म दे दिया। नतीजे में वो चारों खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़कियां उससे गर्द इकट्ठी हो गई। कासिम को यूँ महसूस हुआ जैसे वो राजा इंदर हो और ये उसके दरबार की परियां हो। कासिम ने आंखें मीच कर दिल ही दिल में लुत्फ लेते हुए कहा, इकट्ठी 4। ये और बात है कि दिल में लुत्फ लेने के बावजूद उसका बड़े घेर का पेट हिलना शुरू हो गया था। बॉस, डिक्टेशन। एक लड़की ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा, चुप करो, मुझे ही लुत्फ लेने दो। कहीं इकट्ठी 4 फुल फ्लोटियाँ। मुसलमान के लिए 4 जायज़, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। कासिम ने दिल ही दिल में हिसाब लगाते हुए कहा, सुनो, तुम पुरानी हो या नहीं? कासिम ने अचानक आंखें खोलते हुए पूछा। नहीं पुरानी से उसका मतलब शादीशुदा या कमारी था। हम नहीं है बॉस, चारों ने जवाब दिया। उन्होंने ये समझा था कि बॉस पूछा है कि नई मुलाजिम हो या पुरानी। नई नकोर, ही नई नकोर, फुल फ्लोटियाँ एकदम 4। कासिम और ज़्यादा लुत्फ लेने में मसरूफ़ हो गया। वो चारों लड़कियां हैरत से अपने बॉस को देख रही थी, जो आंखें बंद किए मुसलसल पेट हिलाए जा रहा था। फिर उससे पहले कि मुझसे कोई बात करता, अचानक दरवाज़ा एक धमाके से खुला और दूसरे लम्हे कासिम के कानों में बीवी की पुरजलाल आवाज़ सुनाई दी। तो ये तमाशा हो रहा है। कासिम की बीवी का लहजा कड़कदार था। अरे अरे तुम!
कासिम बीवी की आवाज़ सुनते ही इतना बौखलाया कि उठकर बैठने की कोशिश में धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। वो चारों लड़कियां अपने बॉस को उठाने के लिए झुकी ही थी कि कासिम की बीवी की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। खबरदार, अगर तुमने उसे हाथ लगाया, निकल जाओ, दफा हो जाओ। कासिम की बीवी ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा और वो चारों हैरत भरी नजरों से उन्हें देखती हुई खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। कासिम भी लूट फूट कर उठ खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? इसलिए तुमने यहाँ रुकने के लिए कहा था, मुझे पहले ही शक पड़ गया था। कासिम की बीवी ने दोनों पहलुओं पर हाथ रखकर कड़कदार लहजे में कहा। बाबा बेगम, अल्लाह कसम, ये तो लेडी थी, लेडी। वो मैं तो वो मैं तो डिक्टेशन दे रहा था, डिक्टेशन। कासिम ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। तो तुमने अब लेडी सेक्रेटरी भी रखनी शुरू कर दी है? और एक नहीं, इकट्ठी चार। ठीक है, मैं सर आसिम से बात करती हूँ। कासिम की बीवी ने मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ते हुए कहा और कासिम के जहन में सर आसिम का खौफनाक कोड़ा लहराने लगा। सर आसिम को जब गुस्सा आता तो वो कासिम को कोड़ों से पीटते थे, क्योंकि थप्पड़ मुक्के का तो उस पर असर ही नहीं हो सकता और कासिम की बस इस कोड़े से ही जान जाती थी। चनाचे सर आसिम का नाम सुनते ही वो बुरी तरह घबरा गया। माफ़ी दे दो बेगम, अब मेरे ग्रैंडफ़ादर के फ़ादर की भी तौबा, अब लेडी नहीं रखूँगा। कासिम ने घबरा कर बेगम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। उसका जिस्म खौफ से लड़ रहा था। पक्का वादा? बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। स्ट्रांग वादा, एकदम स्ट्रांग। कासिम ने खुश होकर कहा। अब अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई लेडी सेक्रेटरी रखी है तो बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। बेगम ने कहा, फिर मुड़कर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। साला किस्मत एकदम खराब है। ये छिपकली बेगम पता नहीं कहाँ से आ टपकी। कासिम ने बड़े मायूसाना अंदाज में कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा। उसका मूड सहताफ हो गया था। उसी लम्हे उसे ख्याल आ गया कि आहर छिपकली बेगम एकदम अंदर कैसे आ गई और उसने जोर से मेज पर पड़ी हुई घंटी बजानी शुरू कर दी। जी हजूर। दरवाजे पर खड़े हुए चपरासी ने अंदर आकर बाकायदा रकू के बल झुकते हुए कहा। जी हजूर के बच्चे हराम हो, तुमने ही बेगम क्यों अंदर आने दिया? तुमने उसे हर्डल क्यों नहीं किया? तुम साले पोखर की तनहा फनहा लेते हो। कासिम उस पर चढ़ दौड़ा। बाबा बॉस साहब ने हुक्म दिया था। चपरासी ने कांपते हुए लहजे में कहा। अच्छा, तो ये उस उल्लू की दुम हाकिस्ता का काम है, साला एकदम मुनाफिक। उसने बेगम को बुलाया होगा। बुलाओ उसे। उसे कहो कि बॉस ने सलाम मारा है, कासिम ने उसीले लहजे में कहा और चपरासी अपनी जान बचती देखकर तीर की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा और थोड़ी देर बाद अधेड़ उम्र मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। तुम साले मुनाफिक, तुमने बेगम को क्यों अंदर आने दिया? तुम तनहा फनहा मुझसे लेते हो या बेगम से? साले गॉड्स दिल। कासिम फट पड़ा और उसने अंग्रेजी की टांग तोड़ते हुए बुजिल की बुस्का का भी तर्जुमा कर दिया, यानी गोड दिल। बड़े साहब का हुक्म है कि बेगम साहिबा को ना रोका जाए। मैनेजर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बड़े साहब? अरे कहाँ हैं बड़े साहब? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कासिम सर आसम का नाम सुनते ही घबरा कर खड़ा हो गया। उन्होंने एक महीना पहले हुक्म दिया था, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर एक महीना पहले ये साली चार लेडियां कहाँ थी? क्या अब डैडी साले जो छी फोछी हो गए हैं? फाल का तोता पाल लिया है क्या? कासिम ने जिरा करते हुए कहा। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। पता नहीं जनाब, उन्होंने हुक्म दिया था, इसलिए हम मजबूर हैं, मैनेजर ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, सुन लिया, दफा हो जाओ। साले पोखट की तनहाई ले लेते हैं, हराम ईटर। कासिम ने बड़बड़ाते हुए कहा। बड़े साहब का नाम सुनते उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और मैनेजर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। वो कासिम की तमाम कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ था। साले मुनाफिक को दोजख में कोड़े पड़ेंगे, नीयत हराम। कासिम ने बड़बड़ाते हुए कहा और वो बेबसी से होंठ काट रहा था कि अचानक चपरासी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक कार्ड था। अब ये तो फिर अंदर दाखिल हो गया। कासिम ने चौंकते हुए कहा। साहब, आपके हालाजाद आए हैं? चपरासी ने मुदबाना दाद में कार्ड मेज पर रखते हुए कहा। हालाजाद? अब ये घास खा गया है। मेरा हालाजाद तो साला पाकिस्तान में रहता है, ये फराड हालाजाद होगा, एकदम फराड। बुलाओ इसको ज़रा। कासिम ने धाड़ते हुए कहा। वो इमरान को हमेशा हालाजाद कहता था। साहब ये कार्ड। चपरासी ने डरते डरते कहा। कार्ड? अबे कार्ड में क्या है? क्या मैं इसमें कोई मंतर वंतर लिखा हुआ है कि मैं पढ़ूंगा और हालाजाद आ जाएगा? जाओ, दफा हो जाओ। कासिम ने उसीले लहजे में कहा। उसका मूड साफ साफ था और चपरासी तेजी से बाहर की तरफ लपका। उस लम्हे कासिम की नजरें कार्ड पर पड़ी जिस पर अली इमरान का नाम लिखा हुआ था। अरे अरे सुनो, अबे घांसू सुन ले। अचानक कासिम ने धाड़ते हुए कहा और चपरासी तेजी से मुड़ा। अरे ये तो सचमुच हालाजाद लगता है, नाम तो उसी का है। कासिम ने कार्ड उठाकर गुस्से से देखते हुए कहा। तो हजूर भेजूं? चपरासी ने कहा। अबे ये भेजूं क्या होता है साले, तुमने उसे धक्का देना है क्या? उसकी टांगे मांगी नहीं है।
कासिम ने कहा और चपरासी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर इमरान नमूदार हुआ। अरे तुम अभी तक उतनी खूबसूरत हो, कमाल है, तुम तो रोज बरोज खूबसूरत होते जा रहे हो। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। ये तो ये तो जरा नवाजी। ही कासिम ने बेहतियात शर्माते हुए कहा। जरा नहीं, पहाड़ नवाजी कहो, पहाड़ नवाजी। क्यों बेचारे जरा को बदनाम कर रहे हो? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। देखो हालाजाद, मैं गुस्से का सुअर हूँ। हाँ। कासिम को अचानक गुस्सा आ गया। गुस्से का क्या? क्या तुम बगैर गुस्से के भी यही कुछ हो? इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या हूँ? कासिम ने नथने फैलाते हुए कहा। हालाजाद हो और क्या? इमरान ने जवाब दिया। वो तो मैं हूँ और क्या हूँ? कासिम ने सर हिलाते हुए कहा। छिपकली भाभी के शोहर और कोड़े मार बाप की औलादे नरी ना हो। इमरान ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, बस बस ठीक है। मैं समझा तुम मुझे सुअर कह रहे हो, मगर तुम कैसे कह सकते हो साले, तुम भी तो मेरे हालाजात हो। कासिम ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। कासिम मासूम में अपनी बड़ी खूबसूरत बात कर गया था। आजकल तो मजे हो रहे हैं, एकदम चार चार फुल फ्लोटियां बाहर बैठी हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ रे? कहाँ रे मजे हो रहे? वो साली छिपकली बेगम पता नहीं कहाँ से आन टपकती है। कासिम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। शहतीर से टपकती होगी। इमरान ने सादा से लहजे में जवाब दिया। क्या कहा? शहतीर से? अब ये शहतीर कहाँ से आ गया? कासिम ने चौंकते हुए कहा। छिपकलियां तो शहतीर से ही नीचे टपकती हैं। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। अरे साले आई हराब, यहाँ तुम्हें शहतीर कहाँ से नजर आ गया? ये छत तो लंटर की है। कासिम ने ऊपर की छत की तरफ देखते हुए कहा। अरे तुम्हें मालूम नहीं, पहले ज़माने में शहतीर छतों में होते थे। आजकल तो दफ्तरों में कुर्सियों पर बैठते हैं। इमरान ने जवाब दिया। कुर्सियों पर शहतीर? तुम भी निरे हालजात ही हो। कुर्सियों पर शहतीर? कासिम ने अपनी तरफ से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इमरान ने बात टालते हुए कहा। मुझे क्या ज़रूरत है? मैंने कोई इंटरव्यू लेना है तुम्हारा? कासिम ने आंखें निकालते हुए कहा। अरे तुम्हारे कैप्टन हमीद के आजकल मज़े हैं। बड़ी ज़ोरदार लोंडियाँ फंसा रखी है। इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। है सचमुच? मुझे तो बताया ही नहीं, साला कहता रहता है कि पोखट है। कासिम हैरत से उछल पड़ा। मैंने खुद देखा है, ये एकदम फर्स्ट क्लास। कर्नल फीदी से कह रहा था कि कासिम को ना बताना, नहीं तो वो उड़ा लेगा। इमरान ने कहा। अरे मुनाफिक, एकदम मुनाफिक। साला मुनाफिकों का हेडमास्टर बस आज से मेरी कटी। कासिम ने गुस्सीले लहजे में कहा। कटी करने की ज़रूरत नहीं, कर्नल फरीदे से कह दो, वो खुद ही उसका इश्क उतार देगा और लोंडिया तुम्हारी हो जाएगी। भला वो तुम जैसे सेहतमंद आदमी को छोड़कर उस मच्छरमार किस्म के कैप्टन को कब घास डालती है? इमरान ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। घास डालती है? अरे बाप रे, ये तो गलत है। फिर मुझे भी घास खानी पड़ेगी। नन्ना हालजाद, वो कैप्टन के पास ही रहे। कासिम ने बेइख्तियार कानों को हाथ लगाते हुए कहा। उसकी जहनी रोग घास का लफ्ज़ सुनते ही पलट गई थी। चलो ठीक है, फिर मुझे गिला ना करना, वो लोंडियाँ मैं ले उड़ूंगा और तुम देखते रह जाओगे। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वाह, ये कैसे हो सकता है? तुम साले गैर मुल्की, तुम कैसे यहाँ की लोंडियाँ ले जा सकते हो? गद्दार जासूस। कासिम को गुस्सा आ गया। जब तुम नहीं लेते तो मैं क्या करूं? वो कैप्टन हमीद तो मज़े ना करे। मैं तो बाकिशा से हाथों पर यहाँ इसीलिए आया था। मैंने सोचा पहले हालाजात से कह दूं, फिर कर्नल फरीदी से बात करूं। इमरान ने कहा। कर्नल से? मगर कर्नल से कैसे कहोगे, वो तो एकदम हार्ड है। स्टोन, पक्का स्टोन। कासिम ने चौंकते हुए कहा। तो मेरे सामने बात करो, फिर देखो क्या होता है। वो फौरन लोडिया कैप्टन से लेकर तुम्हारे हवाले ना कर दे तो मुझे हालाजाद ना कहना, मामूजाद कह देना। इमरान ने उसे चैलेंज देते हुए कहा। यह बात है तो चलो, अभी चलो। कासिम भी यकलहत उठ खड़ा हुआ और फिर वो दोनों चलते हुए दफ्तर से बाहर आ गए। कासिम की लंबी चौड़ी कार में बैठते हुए इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी बहरी जहाज में आन बैठा हो। हालादाद, इस कार से तो अच्छा था कि तुम बहरी जहाज ही खरीद लेते। इमरान ने कहा। बहरी जहाज? मगर साला समंदर कहाँ से लाऊंगा, और फिर समंदर में तो गंदी गंदी मछलियाँ मिल सकती हैं, फुल फ्लोटियाँ तो सड़क पर ही मिलती हैं। कासम ने बड़े फलसफियाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। अरे कासम, तुम्हें कैप्टन हमीद ने नहीं बताया? कमाल है। इमरान ने चौंकते हुए कहा। क्या नहीं बताया? वो बता भी क्या सकता है? मैं कोई जाहिल वाहिल और वो कोई मुंशी तफज्जल का बेटा है? कासिम ने उसीले लहजे में कहा। अच्छा बताओ, मैं क्या पूछ रहा था? इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। मुझे क्या मालूम, मैं कोई नजूमी वजूमी हूँ, फुटपाथिया हूँ क्या? कासिम की जहनी रो पलट कर इमरान एक तवील सांस लेते हुए सर हिलाया। कासिम को हैंडल करना वाकई हासा मुश्किल काम था। सुनो कासिम, अगले महीने सिडनी में हजरत नूह का हीरा, एक हीरा फरोख्त हो रहा है। पूरी दुनिया के अमीर लोग उसे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इमरान ने बड़े पुरस्कार से लहजे में कहा। तो खरीदते रहें, मैं कोई पैगंबर थोड़ी हूँ कि हजरत नूह का हीरा मैं खरीदता फिरूं। कासिम ने जवाब दिया।
उस हीरे को खरीदने वाला दुनिया का अमीर तरीन आदमी समझा जाएगा और सारी दुनिया की फुल फ्लोटियाँ उसके आगे पीछे फिरेंगी। इमरान ने उसे उकसाते हुए कहा, और अगर मैं हीरा छिपकली बेगम ने लेकर रख लिया तो फिर मैं फुल फ्लोटियों को चाटूंगा। इमरान ने कहा। कासिम ने कहा, चलो तुम्हारी मर्जी। कर्नल फरीदी कैप्टन हमीद के लिए वो हीरा खरीदा है, फिर तुम देखते रहना। कैप्टन हमीद के पास सैकड़ों फुल फ्लोटियां होंगी और तुम्हारे पास एक भी ना होगी। इमरान ने बेनियादी से कहा, क्या कह रहे हो, क्या सचमुच? अच्छा, कितने का होगा हीरा? ये कोई 50-60 करोड़ का तो होगा ही। इमरान ने यूं कहा जैसे 50-60 पैसे कह रहा हो। अरे बाप रे, इतने पैसे? मगर इतने पैसे मेरा बाप कहाँ से देगा? वो तो मुझे आंख माक भी कर देगा। कासिम ने हैरे से आंखें फैलाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं ये हीरा खरीद कर तुम्हें दे सकता हूँ तोहफतन। आहर तुम मेरे हालाजाद हो। इमरान ने जवाब दिया। तुम तुम खरीद सकते हो? क्यों मजाक करते हो? सड़कों पर जूतियां चढ़ाते फिरते हो और 50-60 करोड़ रुपए का हीरा खरीदोगे? कासिम ने आंखें निकालते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ? ये बैंक किस लिए भरे पड़े हैं? एक दो बैंक लूट लूंगा और हालाजाद को हीरा दे दूंगा। इमरान ने कहा, तो साले तुम डाकू माकू हो, बैंक लूटते हो, तुम मुझे भी डाकू बनाना चाहते हो? उतरो, नीचे उतरो। बस तुम मेरे हालाजाद नहीं हो, बस मैं तुम्हें साले आग कर दिया, अभी अभी कर दिया फौरन। कासिम ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और साथ ही ब्रेक लगा दी। तुम्हारी मर्जी। मैं बैंक लूट कर पुलिस को तुम्हारा नाम बता दूंगा। अपने आप पुलिस तुम्हें पकड़ती फिरेगी, मेरा क्या? मुझे तो कर्नल फरीदी छुड़ा लेगा। इमरान ने कार से नीचे उतरते हुए कहा। अरे अरे सुनो, अरे सुनो तो। बैठो मेरे हालाजात बैठो। आंख नामा वापिस, बिल्कुल वापिस, फौरन वापिस। कासिम पुलिस का नाम सुनते ही बुरी तरह घबरा गया, मगर इमरान उसकी बात सुनी अनसुनी करता हुआ तेजी से आगे बढ़ता चला गया। सामने ही कर्नल फरीदी की कोठी थी, इसलिए चंद ही कदम उठाते हुए वो सीधा कोठी के गेट में दाखिल होता चला गया। कासिम ने भी कार उसके पीछे डाल दी। जाहिर है अब उसे कहाँ बख्शने वाला था। टेलीफोन की घंटी बजते ही कर्नल फरीदी ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। नंबर 6 बोल रहा हूँ जनाब। पाकिस्तान के अली इमरान को एयरपोर्ट पर देखा गया है। क्या? क्या कहा? अली इमरान और यहाँ? जी हाँ, नंबर 11 ने उसे जहाज से उतरते देखा तो उसका ताकुब किया। वो टैक्सी में बैठकर पहले ओलगार बार में गया, वहाँ उसने चाय ली। फिर वहाँ से उठकर वो सीधा कासिम के दफ्तर पहुंचा। उसके बाद कासिम की कार में बैठकर कासिम समेत वहाँ से चल पड़ा। उसका रुख आपकी कोठी की तरफ है। नंबर 6 ने तफसील बताते हुए कहा। अच्छा ठीक है, निगरानी होशियारी से करना। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात उभरे हुए थे। फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और कैप्टन हमीद ने दामद भरे अंदाज में सर झुका लिया। जाहिर है उसका सवाल ही फजूल था। उस लम्हे एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। सर, पाकिस्तान से अली इमरान साहब आए हैं। मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर मोदबाना लहजे में कहा। भेज दो। कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा और मुलाजिम सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद इमरान अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम या अहयान। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही बड़े मोदबाना लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। कम अज कम मुझे आने की इत्तला ही कर देते। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे क्या ज़रूरत है फ़ोन के पैसे खर्च करने की? आपकी वो कॉल सर्विस मेरे पीछे पीछे थी, उसके खाते में खर्चा होना चाहिए। इमरान ने सोफे पर बैठते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा। जब मैंने कह दिया कि मैं आकनामा वापस लेता हूँ, फिर तुम साले क्यों भाग आए? अचानक कासिम की धाड़ दरवाजे पर सुनाई दी और कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद कासिम को देखकर चौंक पड़े। भाग के कहाँ आया हूँ? पैदल चलकर आया हूँ। यकीन न आए तो पूछ लो चौकीदार से। इमरान ने बड़े मासूमियत भरे लहजे में कहा। फ्रॉड करता है बस, आंकनामा जारी। एक बैंक लूटते हो फिर फ्रॉड भी करते हो? कासिम ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। कासिम, ये क्या बदतमीजी है? आराम से बैठकर बात करो। अचानक कर्नल फरीदी ने गुस्सीले लहजे में कहा। ज जी वो तो मैं मजाक कर रहा था, अल्लाह कसम मजाक फरीदी साहब। कासिम ने फौरन ही पैंतरा बदलते हुए सहमे हुए लहजे में कहा। जो कुछ करना है बैठकर करो। हालाजात कौन सा बैंक लूटा है? इमरान ने कहा। मैंने बैंक लूटा है, देखिए फरीदी साहब ये मजाक कर रहा है। कासिम ने सोफे पर ढेर होते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा कि बैंक लूटने का क्या चक्कर है? कर्नल प्रीति ने सवालिया लहजे में इमरान से पूछा। ये भी हीरा खरीदने का उम्मीदवार है, कहता है सर आसम तो पैसे देंगे नहीं, बैंक लूट लूंगा। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। अभी सीधा कोतवाल चोर को सामने डांटे मानते, खुद कह रहे थे बैंक लूट कर हीरा ले दूंगा, मगर अब मुकर गया। कासिम ने नथरे फुलाते हुए कहा। हमीद उसे दूसरे कमरे में ले जाओ, मैं जरा इमरान से बातें कर लूं। कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में हमीद से कहा, जो बड़ी दिलचस्पी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। आओ कासिम, तुम्हें एक फुल फ्लोटी दिखाऊं। इमरान ने उठते हुए कहा।
हमीद ने। अच्छा फिर तो हालाजाद सच कह रहा था। साले मुझसे छुपाते हो, मुझे कहते हो पोखट हो और खुद फुल फ्लोट ही लिए फिरते हो। कासिम ने चौंकते हुए कहा। अरे तुम आओ तो सही। हमीद ने कहा और कासिम मुड़कर उसके पीछे चल दिया। ये क्या चक्कर है इमरान? तुम्हारा यहाँ आना फिर यहाँ कासिम। कर्नल फरीदी ने उनके जाते ही बड़े संजीदा लहजे में इमरान से मुहातिब होकर कहा। चक्कर मौशियात का है फरीदी साहब। 6 माह तक तनहा नहीं मिली, इसलिए कासिम के दफ्तर तक पहुंचते पहुंचते रकम खत्म हो गई। मैंने सोचा चलो अपने हालाजाद से कुछ रकम उधार ही मांग लूं, मगर उसने इनकार कर दिया। अलबत्ता इतनी मेहरबानी की कि आपकी कोठी तक अपने बहरी जहाज नमा कार में पहुंचा दिया। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओलगार बार में क्या करने गए थे? कर्नल फीदी ने उसे घूरते हुए कहा। चाय पीने? मैंने सुना था कि ओलगार बार वाले बड़ी शानदार चाय बनाते हैं, मगर सब उम्मीदें चाय में मिलकर गुलो गुलजार बनती बनती रह गई। इमरान ने जवाब दिया। देखो इमरान, मेरे सामने अपनी ये बकवास रहने दिया करो। मैं तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ, इसलिए अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, वरना खामोश रहो। कर्नल फरीदी ने इस बार उसीले लहजे में कहा। मैं सच बोल रहा हूँ फरीदी साहब, आपके सामने झूठ बोलकर मैंने अल्लाह मियाँ के फरिश्तों से कोड़े खाने हैं। और हाँ, मुझे याद आ गया, असल बात तो मैं बताने ही भूल गया। इमरान ने चौंकते हुए कहा। क्या बात? फरीदी ने संजीदा लहजे में पूछा। बात यह है कि इस हीरे को मेरी हुकूमत भी खरीदने की ख्वाहिशमंद है, इसलिए मुझे भी बोली देने जाना पड़ेगा। मैंने बेहतरीन कोशिश की कि हुकूमत मेरे 2-4 रुपए के संख्या वाले नुस्खे पर मान जाए, मगर वो बसित है कि हीरा ज़रूर खरीदना है। इमरान ने जवाब दिया। अरे तो ये बात है, तो ठीक है, मैं अपनी ऑफर वापस लेता हूँ, लेकिन ये बात तो तुम वहां से फ़ोन करके भी बता सकते थे। कर्नल फीदी ने तवील सांस लेते हुए कहा। बताया तो है कि 6 माह से तनहा नहीं मिली, फ़ोन का खर्चा कहाँ से लाता? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। देखो इमरान, हम दोनों अपनी अपनी हुकूमतों के पाबंद हैं, इसलिए अगर तुम इसलिए यहाँ आए हो कि मुझे हीरा खरीदने से बाज रख सको तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। वहाँ तो नीलामी होनी है, जो बोली ज़्यादा लगाएगा वही हीरा ले जाएगा। कर्नल फरीदी ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सौदा आधा आधा कर लें, हीरा मैं ले लूँ, डेथ आप ले लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं, और उफ़, आप कैप्टन हमीद या मेरे हालाजाद कासिम को ला दें, दिला दें। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में तजवीज़ पेश करते हुए कहा। ये तो वक्त बताएगा कि डायमंड कौन लेता है और डेथ किसके ज़रिए आती है। बहरहाल इत्तला याबी का शुक्रिया। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब मैं जाऊं? इमरान ने उठते हुए कहा। अरे अरे बैठो, मेरा ये मतलब तो ना था। कर्नल फरीदी ने चौंकते हुए कहा। नहीं, हँसते खेलते जाना, जुदा हो जाना अच्छा है। ऐसा ना हो कि आप मुझे धक्के मार कर निकालने पर मजबूर हो जाइए। अच्छा खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा। फिर तेज़ से कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। फरीदी चंद लम्हे खामोश बैठा अपने सामने गेट की तरफ जाते देखता रहा। जब इमरान मुड़कर पीछे देखे देखे बगैर गेट क्रॉस कर गया तो फरीदी ने एक तवील सांस लिया। उसका जहन सख्त उलझ चुका था। इमरान की इस तरह आमद को वो कोई वाज़ेह मायने ना पहना सका, और ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि इमरान किसी खास चक्कर में ही आया होगा। अचानक ये ख्याल के तहत वो चौंक पड़ा, फिर तेज़ी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा जहाँ इमरान बैठा था। उसने बड़े गौर से कुर्सी के पाए और बाजू चेक किए, उसके गद्दे उलट पुलट कर देखे, आगे पीछे देखा, मगर उसका ख्याल गलत था। इमरान वहाँ कोई चीज़ छोड़कर नहीं गया। अब मुझसे भी हमाकतें शुरू हो गई। अगर इमरान इतना ही सीधा होता तो फिर उसे इमरान कौन कहता? कर्नल फरीदी ने बड़बड़ाते हुए कहा और उससे रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नंबर 6। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नंबर 6 की आवाज़ सुनाई दी। हार्डस्टोन। इमरान मेरी कोठी से निकल गया, उसकी मुकम्मल और भरपूर निगरानी की जाए। मुझे मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए, वैसे छुपने की ज़रूरत नहीं, उसे मालूम है कि ज़ीरो सर्विस ताक़ुब कर रही है। कर्नल फरीदी ने कहा। बेहतर जनाब। दूसरी तरफ से नंबर 6 ने जवाब दिया और फरीदी ने रिसीवर रख दिया। उसका जहन अब भी इमरान की इस आमद में उलझा हुआ था। वो चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर वो तेज़ी से उठा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसे अचानक ख्याल आ गया कि इमरान के एयरपोर्ट से उतरकर सीधे ओलगार बार जाना बगैर किसी खास मकसद के नहीं हो सकता, इसलिए उसे ओलगार बार में जाकर उस चक्कर की तह तक पहुंचना चाहिए। यही सोचता हुआ वो पोर्च में खड़ी कार में बैठा और दूसरे लम्हे उसकी कार तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान कनल फीदी कोठी से निकलते ही बड़े इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उससे काफ़ी फासले पर एक कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई उसके पीछे आ रही थी, और इमरान जानता था कि कर्नल फरीदी की ज़ीरो सर्विस है। वो एयरपोर्ट से उसे चेक कर चुका था, लेकिन उसे मुड़कर देखने की कोशिश ना की, बल्कि सड़क पर चलता हुआ उससे बढ़ता चला गया। कुछ ही दूर चलने के बाद वो अचानक एक झटके से मुड़ा और एक तंग सी गली में घुसता चला गया। गली खासी तवील थी, लेकिन एक झटके से मुड़ा और एक तंग सी गली में घुसता चला गया। काफ़ी
गली खासी तवील थी, लेकिन इमरान गली के आगे बढ़ने की बजाय गली के साइड में पड़े हुए कूड़े के बड़े-बड़े ड्रमों के पीछे छुप गया। चंद लम्हों बाद ज़ीरो सर्विस की कार इंतहाई तेज़ रफ़्तारी से उसी गली में घुसी और फिर इंतहाई रफ़्तार से भागती हुई गली के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ती चली गई। जब वो आगे जाकर मोड़ मुड़ गई तो इमरान कूड़े के ड्रमों के पीछे से निकल कर वापस पहले वाली सड़क पर आ गया। सड़क पार होकर के वो सामने मौजूद एक कैफ़े में घुसता चला गया। काउंटर पर पहुंचकर उसने काउंटर क्लर्क के सामने मुट्ठी को बंद करके यूं खोला जैसे उंगलियों में दर्द की वजह से वो उन्हें अकड़ा रहा हो। कमरा नंबर 4। काउंटर क्लर्क ने सिर्फ जुबान हिलाते हुए जवाब दिया। उसका जिस्म वैसे ही बेहिस्सो हरकत रहा जैसे उसने कोई बात की ही ना हो। इमरान तेजी से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। सीढ़ी चढ़कर वो पहली मंजिल पर पहुंचा जहां कमरों की कतारें थी। ये कमरे ऐश प्रस्त लोगों के लिए बनाए गए थे। इमरान ने कमरा नंबर 4 के दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन। चनाचे असल सूरत में वो नागालैंड पहुंचा और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे ज़ीरो सर्विस का आदमी अपने पीछे नजर आ गया। वो कर्नल फरीदी को उलझाने के लिए लागा बार गया। वहां बैठकर उसने चाय पी फिर कासिम के दफ्तर आ गया। कासिम से मिलने से पहले उसने उसके मैनेजर के पास बैठकर कुछ वक्त गुजारा। मैनेजर से उसकी पुरानी याद अल्लाह थी और फिर मैनेजर के फ़ोन से ही उसने रामेश खन्ना को फ़ोन किया। रामेश खन्ना उसका एहसानमंद था, इसलिए उसने इमरान से मुलाकात का वादा कर लिया और उसके लिए रामेश खन्ना के भाई के लिए कैफ़े पर मुलाकात तय हो गई। ये सारी बातचीत चूंकि कोड वर्ड्स में हुई थी, इसलिए जाहिर है मैनेजर को उसका पता ना चल सका। फिर इमरान कर्नल फरीदी को चक्कर देने के लिए कासिम को हमरा लेकर कर्नल फरीदी की कोठी पर पहुंच गया, क्योंकि क्योंकि वो कैफ़े जिसमें मुलाकात तय हुई थी कर्नल फरीदी की कोठी वाली सड़क पर ही था। इसलिए उसने कर्नल फरीदी के पास जाना मुनासिब समझा। कर्नल फरीदी की कोठी से निकलकर उसने ज़ीरो सर्विस को गली में डाज दिया और कैफ़े में पहुंच गया। तयशुदा कोड के मुताबिक उसने मुट्ठी को मखसूस अंदाज में बंद करके खोला तो उसने उस कमरे का नंबर बता दिया जिसमें रामेश खन्ना मौजूद था। नतीजा ये कि अब इमरान रामेश खन्ना के सामने था। तुम तो यूं छुपते फिर रहे हो जैसे बैनुल अक़वामी फ़नकार की बजाय बैनुल अक़वामी मुजरिम हो। इमरान ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं दरअसल एक खुफिया मिशन पर यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे छुपना पड़ रहा है। रामेश खन्ना ने ऐनक उतारते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा, खुफिया मिशन है कि कीमिया को टेलीफोन करने पर पता चल गया तो तुम नागालैंड गए हुए हो और नागालैंड तुम्हारे मखसूस ठिकाने पर फ़ोन करते ही तुमसे मुलाकात हो गई। इमरान ने तंज़िया लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये बात नहीं है, कीमिया में मेरा भाई तुम्हें अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ मेरी आमद का बता दिया। यहाँ तुम्हारी आवाज़ मैं पहचान गया, इसलिए सामने आ गया। रामेश खन्ना ने जवाब दिया। तुम्हारा खुफिया भी बता दूं, खुफिया मिशन भी बता दूं जिसे तुम इतना छुपाते फिर रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। खुफिया मिशन तुम बता दोगे, ये कैसे हो सकता है? इसका तो मेरे भाई को भी पता नहीं, हालांकि वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। रामेश खन्ना ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। तो बता दूं? इमरान ने यूं कहा जैसे वो भी हाली पटारी में से शोभदाबाजों की तरह कबूतर निकालने वाला हो। अच्छा बताओ, रमेश खन्ना ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। तुम्हारी सूफिया मिशन का ताल्लुक डायमंड ऑफ डेथ से है। कर्नल फीदी ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हुकूमत से तुम्हारी बातचीत कराकर तुम्हें डायमंड ऑफ डेथ की नकल बताने पर तैयार किया जा सके। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा और रामेश खन्ना की आंखें हैरत से फटती चली गईं। तुम आदमी हो या शैतान? तुम्हें कैसे पता चल गया? रामेश खन्ना ने हैरत में डूबे हुए लहजे में कहा। सुनो रामेश खन्ना, इस बात का अंदाज़ा हर शख्स लगा सकता है। इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम डायमंड ऑफ डेथ की नकल तैयार कर सकते हो? ऐसी नकल की उसे सिवाय माहिरीन के कोई और ना पहचान सके। इमरान ने बड़े बेनियादाना लहजे में कहा। हाँ, सिर्फ मैं ही ऐसी नकल तैयार कर सकता हूँ। रामेश खन्ना ने बड़े बाएतमाद भरे लहजे में कहा। मुझे यकीन था, इसलिए मैं तुमसे राब्ता भी कायम किया है। सुनो कर्नल फीदी, यह हुकूमत नागालैंड से तुम्हारे मुज़ाकरात जिस नतीजे पर पहुंचे, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम मेरे लिए डायमंड ऑफ डेथ की नकल तैयार कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो इसके लिए मुआवजा भी बता दो और ये भी बता दो कि ये नकल कितने अरसे में तैयार हो जाएगी। इमरान ने इस बार लहजे में कहा। देखो इमरान, तुमने आज से 10 साल कबल मुझ पर जो एहसान किया वो मुझे आज तक याद है। अगर तुम उस वक्त वो एहसान ना करते तो मैं अब तक जेल की तंगो तारीक कोठरी में कहीं मरकब गया होता। और इस 10 साल के अरसे में हर लम्हा मेरी यही तमन्ना रही कि तुम मुझे कोई काम बताओ, लेकिन मेरी ये तमन्ना आज पूरी हुई। हुकूमत नागालैंड और कर्नल फीदी से जो कुछ तय होगा वो सिर्फ कारोबार होगा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ये नकल बिल्कुल फ्री बना कर दूंगा। रमेश खन्ना ने जवाब दिया। मगर ये मेरा ज़ाती काम नहीं, हुकूमत पाकिस्तान का काम है, इसलिए उसे भी कारोबार समझो। ज़ाती काम जब होगा तब एहसान भी उतार लेना। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैं हुकूमत पाकिस्तान को नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें जानता हूँ कि डायमंड ऑफ डेथ की नकल तैयार करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना नहीं। रमेश खन्ना ने बड़े मजबूत लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ऐसे ही सही। बताओ ये नकल कब तक मिल सकती है? इमरान ने कहा। अब तुमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, जब से डायमंड ऑफ डेथ की बाजियाबी का ऐलान हुआ है मुझे मालूम था कि उसकी नकलें मुझे बनानी पड़ेंगी, इसलिए मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया और मैं इस वक्त उसकी 2 नकलें भी तैयार कर चुका हूँ। रमेश खन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे वेरी गुड,
इमरान ने कहा और रमेश खन्ना ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला, फिर एक छोटा सा बक्स बाहर निकाला। उसने बक्स बाहर निकाला तो उसमें कबूतर के अंडों जितने दो हीरे मौजूद थे। इंतहाई जदीद तराश शराज के दो खूबसूरत हीरे, दोनों बिल्कुल यकसां और एक जैसे थे। तो ऐसा है डायमंड ऑफ डेथ। इमरान ने एक हीरे को उठाकर बल्ब की तरफ करके गौर से देखते हुए कहा। वाकई इंतहाई माहिराना अंदाज में नकल तैयार की गई थी। इमरान का अंदाजा था कि अच्छे अच्छे माहिरीन चक्कर खा सकते हैं। उसने दोनों नकलों का जायजा लिया। इनमें से एक आप मेरी तरफ से बतौर तोहफा रख लें। रमेश खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा। फिर उसने दोनों का बगौर जायजा लेने के बाद एक नकल वापस बॉक्स में रख दी, दूसरी उसकी कोट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल हो गई। रमेश खन्ना ने भी बॉक्स बंद करके उसे वापस अपनी जेब में डाल लिया। तुम इन हीरों को कस्टम से कैसे छुपा कर लाते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए ये कोई मसला नहीं, मैं इन्हें निगल कर दोबारा उगल सकता हूँ। रमेश खन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त। अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि हमारी ये मुलाकात खुफिया रहेगी? कर्नल फीदी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। मैं जानता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। और ये भी बता दूँ कि हुकूमत एक्रीम भी डायमंड ऑफ डेथ की नकल बनाने के लिए मुझसे राब्ता कायम कर रही है। रमेश खन्ना ने खड़े होते हुए कहा। ठीक है, बनाए जाओ और नोट समेटे जाओ। क्या ज़माना आ गया है कि अब नक्सलियों को भी फनकार कहा जाता है। हम तो अगर इम्तहान में नकल मारते तो जूतों से पीटा जाता था। बहरहाल अपनी अपनी किस्मत है। इमरान ने कहा, फिर तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसे अपने पीछे रमेश खन्ना के कहके की गूंज सुनाई दी। कैफे से बाहर निकलते ही वो तेजी से मुड़ा और फिर मुख्तलिफ कोठियों की आड़ लेता हुआ वो दूसरी सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। सड़क पर पहुंचते ही उसे एक खाली टैक्सी मिल गई और उसने उसे एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंचकर टैक्सी से उतरा और तेज कदम उठाता इंटरनेशनल काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। उसने एयरपोर्ट पर जीरो सर्विस के आदमी को देखा जो उसे देखते ही बुरी तरह चौंका था और फिर तेजी से फोन बूथ की तरफ दौड़ा। इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इंटरनेशनल काउंटर पर पहुंचते ही वो रुका। फरमाइए। काउंटर पर मौजूद लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। चीफ पायलट बाबर गोरी ऑफ पाकिस्तान एयरलाइन से बात कराइए। मैं इंटरनेशनल काउंटर से बात कर रही हूँ। लड़की ने राब्ता कायम होते ही कहा। सर, आपके भाई काउंटर पर मौजूद हैं, बात करें। लड़की ने चंद लम्हों के इंतजार के बाद मोदबाना लहजे में कहा, फिर मुस्कुराते हुए रिसीवर इमरान की ओर बढ़ा दिया। हेलो बारबर गोरी भाई, मैं बेगौर बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। अरे इमरान साहब, आप खैरियत? गोरी की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। भाई, पाकिस्तान वापस जाना और रकम ख़त्म हो चुकी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे तैयारे की दुम वगैरह में छुपा कर ले जाओ? मैं वहाँ बैठा ये गौर करता रहूँगा कि आखिर तुम गौर कब करते हो और तैयारा कब बुड़ाते हो। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। अरे तो ये बात है। ठीक है, मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। 1 घंटे बाद फ़्लाइट जाने वाली है। आप काउंटर गर्ल को रिसीवर दें। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया जो हैरत भरे अंदाज में इमरान की गुफ्तगू सुन रही थी। बार बार गौर करने वालों से बात कीजिए, इमरान ने कहा और लड़की ने तेजी से रिसीवर थाम लिया। यस सर, लड़की ने मुदबाना लहजे में कहा। मिस, मेरे कोटे में साहब को टिकट बना दीजिए और फिर किसी गार्ड के हमरा उन्हें स्पेशल रूम की तरफ भिजवा दीजिए, थैंक यू। दूसरी तरफ से बाबर गोरी ने कदरे तहकुमाना लहजे में कहा। बेहतर जनाब, लड़की ने कहा और रिसीवर रख दिया। पासपोर्ट वीज़ा जनाब, लड़की ने इमरान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और इमरान ने जेब से दोनों चीज़ें निकाल कर काउंटर पर रख दी। पासपोर्ट वीज़ा उसके असल नाम पर था। लड़की ने ज़रूरी अंदराजात करने के बाद टिकट ओके करके इमरान के हवाले कर दिया। शुक्रिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए उसे तमाम कागजात लेते हुए कहा। क्या आपकी जेब कट गई है? लड़की ने हमदारदाना लहजे में कहा। मैं तो जेब का तोता ही नहीं पालता। अलबत्ता बहुत सी जेबें काटी, लेकिन सब हाल ही निकली। पता नहीं इस मुल्क के लोग कब खुशहाल होंगे। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और लड़की की आंखें हैरत से मजीद फटती चली गईं। उसे यही यकीन न आ रहा था कि ये मासूम सी शक्ल वाला खूबसूरत नौजवान जेब कतरा भी हो सकता है, और फिर चीफ पायलट का भाई भी। बहरहाल उसने कोई जवाब न दिया और करीब खड़े गार्ड से मुहातिब हो गई। इन साहब को स्पेशल रूम तक ले जाओ, लड़की ने गार्ड से कहा और गार्ड ने सर हिला दिया। फिर जैसे ही इमरान गार्ड के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ा, उसने किनखियों से जीरो सर्विस के आदमी को तेजी से काउंटर की तरफ लपकते देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। स्पेशल रूम में चूंकि किसी गैर मुल्की आदमी को दाखिल होने की इजाज़त ना थी, इसलिए उसकी साइड में ही विजिटर्स के लिए एक कैफे सा बनाया गया था। बाबर गोरी वहीं इमरान के इंतजार में खड़ा था। आइए, उसने इमरान को देखते ही कहा। फिर वो एक कोने वाली मेज़ पर बैठ गए। वो क्या चीज़ है जो खुफिया तौर पर ले जानी है? बाबर गोरी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। दरअसल वो भी सीक्रेट सर्विस से मुतालिक था, इसलिए इमरान को अच्छी तरह जानता था। इमरान ने कोर्ट में ही उससे यही कहा कि वो एक चीज़ खुफिया तौर पर यहाँ से ले जाना चाहता है, इसलिए गोरी ने उसे यहाँ बुलाया था।
गोरी ने जेब में हाथ डाला, फिर डायमंड ऑफ डेथ की नकल उसने गोरी के हाथ में मुंतकिल कर दी। सुनो गोरी, इसे छुपा कर ले जाना। हो सकता है कि ऐन परवाज के वक्त तैयारी और मुसाफिरों की तलाशी ली जाए, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी तुम्हारे अमले की भी तलाशी ली जाए। इमरान ने कहा, आप बेफिक्र रहें, ये पहुंच जाएगा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। गोरी ने उसे जेब में डालते हुए कहा, और फिर वो उठ खड़ा हुआ और इमरान से हाथ मिलाकर स्पेशल रूम की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में पैसेंजर लाउंज की तरफ बढ़ गया। सिडनी हाल शहर के सेंटर में एक बहुत बड़े बाग के दरमियान एक बहुत बड़ी और कदीम तर्ज की इमारत पर मुश्तमिल था। उसके गिर्द ऊंचे ऊंचे स्तूनों वाले बरामदे थे और अंदर एक बहुत बड़ा और वसी हाल था। इस हाल के नीचे तहखानों का एक वसी जाल बिछा हुआ था। इस हाल के दरमियान बुलेट प्रूफ शीशे के बड़े कैबिन के अंदर तारीखी और नायाब हीरा डायमंड ऑफ डेथ रखा गया था। शीशे का ये कैबिन सिडनी के साइंसदानों और माहिरीन की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा था। इस कैबिन के गिर्द 2 फुट के फासले पर लोहे के राड बनाए गए जो इंसानी कदोकामत से बुलंद थे। इन राड्स की वजह से कैबिन के बिल्कुल नज़दीक ना पहुंचा जा सकता था। कैबिन के अंदर रोशनी के लिए एक एटमिक बैटरी से तेज रोशनी का बंदोबस्त किया गया था। इस तरह इस रोशनी का कैबिन की बैरूनी दुनिया से किसी किस्म का कोई ताल्लुक न था, न ही कोई बाहर से इस रोशनी को गुल कर सकता था। कैबिन जिस शीशे से बनाया गया था वो ना सिर्फ बुलेट प्रूफ था, बल्कि बुलेट प्रूफ और जोड़ के बगैर था। उससे किसी तरह भी ना खोला जा सकता था और ना तोड़ा जा सकता था। हीरे की नीलामी का बंदोबस्त इसी हाल में किया गया, और नीलामी के बाद सबके सामने सिडनी का सदर खुद इस कैबिन को मखसूस साइंसी अंदाज में खोलकर वो हीरा खरीदने वाली पार्टी के हवाले करेगा। इसके बाद इस हीरे की हिफाजत खरीदने वाली पार्टी पर होगी। अभी नीलामी होने में 15 रोज बाकी थे, लेकिन दूर दराज से लोग खास तौर पर इस हीरे को देखने के लिए सिडनी पहुंच रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया के अखबारात ने इस हीरे को अपनी खबरों में खूब उछाला था। शाम 6 बजे के बाद हाल को बंद कर दिया जाता, फिर मखसूस साइंसी आलात से लेस दस्ते हाल के बाहर बरामदों में मुसलसल गश्त करते रहते थे। बरामदे के बाहर चारों तरफ ऐसे साइंसी आलात लगाए गए कि अगर कोई शख्स या जानवर इस बाग में कदम रखता तो मखसूस सायरन बज उठते। इमारत पर सर्च लाइट्स इस अंदाज में नस्ब की गईं कि इर्द गिर्द का इलाका पूरी तरह रोशन हो जाता और इस तेज रोशनी में एक एक तिनका साफ नजर आता। हाल के ऊपर छत पर भी मुसल्ले फौजी दस्ते सारी रात पहरा देते थे। इमारत के चारों कोनों पर भारी मशीन गनें नस्ब की गई थी ताकि मखसूस हालात में उनसे काम लिया जा सके। दिन के वक्त भी हर शख्स की मुकम्मल तलाशी लेकर उसे हाल में जाने की इजाज़त दी जाती, और हाल के अंदर ऐसे खुफिया कैमरे नस्ब किए गए जो अंदर दाखिल होने वालों के एक एक एक्शन को फिल्म बंद कर लेते, और वहाँ पैदा होने वाली हर आवाज़ को टेप करके बाकायदा चेक किया जाता। ये तमाम इंतजाम इसलिए किए गए कि पूरी दुनिया में ये अफवाह फैल गई कि हमें हीरे को नीलामी से पहले चोरी कर लिया जाएगा। और एक अखबार ने तो फोर कार्नर्स की तरफ से एक चैलेंज भी छाप दिया कि वो इस हीरे को हर कीमत पर चोरी करेंगे। इस खबर के छपते ही पूरी दुनिया में चहम गोइयां शुरू हो गई और फोर कार्नर्स के गुज़िश्ता तमाम कारनामे शाया करने शुरू कर दिए गए। इन कारनामों की अशात के साथ ही हर शख्स फोर कार्नर्स से वाकिफ हो गया। उसे ऐसी तंजीम थी जो तारीखी और नायाब चीज़ों को इंतहाई माहिराना अंदाज में चोरी करती थी। आज तक पकड़ा ना जा सका। उसके कारनामे शाया होने के बाद हर शख्स का यही हाल था कि फोर कार्नर्स इस हीरे को चोरी करने में कामयाब हो जाएगी और सिडनी हकाम के तमाम इंतजामात धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन उन अफवाहों के सामने आने के बाद सिडनी की हुकूमत भी और ज़्यादा मोहतात हो गई और हीरे की 24 घंटे इस तरह निगरानी की जाती कि जैसे वो अगले लम्हे चोरी होने वाला हो। सिडनी हाल से 2 फरलांग दूर एक छोटी सी इमारत में फोर कार्नर्स के चारों मेंबर मौजूद थे। इन चारों ने स्याह रंग के चुस्त लिबास पहन रखा था। वो चारों एक मेज से गिर्द बैठे थे और दरमियान में रखी हुई मेज़ पर एक नक्शा फैला हुआ था। साथ वाली मेज़ पर बहुत से फोटोग्राफ्स जोड़कर एक बाकायदा तस्वीर बनाई गई। इन चारों के चेहरों पर गहरी संजीदगी थी। हालात बेहद संगीन है पावर। सिडनी हुकूमत बहुत ज़्यादा मुहतात हो गई है, नैनी ने संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है उन्होंने एहतियात तो करनी है। अब वो उसे सड़क पर तो फेंकने से रहे, लेकिन अब उसे चोरी करना फोर कार्नर्स की इज्जत का मसला बन गया है। पामर ने सर हिलाते हुए कहा, अब एक ही सूरत है कि हम इस इमारत से सुरंग लगाकर हाल के नीचे तहखानों तक पहुंचे और वहां से इस कैबिन की बुनियाद तोड़कर हीरा निकाल लें। ड्रैगन ने कहा, नहीं, मैंने मालूम कर लिया, उन्होंने तहखाने में खुफिया अलार्म और कैमरे नस्ब कर दिए हैं। जिस जगह कैबिन की बुनियाद है उस तहखानों में मुसल्लह फौजी 24 घंटे मौजूद रहते हैं, इसलिए इस तजवीज़ पर अमल नहीं किया जा सकता। पामर ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर आखिर ये हीरा कैसे चोरी होगा? ड्रैगन ने कहा, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है कि जब हीरा नीलाम हो जाएगा तो जाहिर है इस कैबिन को खोलकर बाहर हीरा निकाला जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि उस कैबिन को खोलने का कोई खास तरीका रखा गया है। अगर हमें वो तरीका मालूम हो जाए और हम उस कैबिन को खोल लें तो हीरा निकाला जा सकता है। पामर ने कहा, लेकिन अगर हम कैबिन खोल भी लें तो हीरा निकालते ही अलार्म बज उठेंगे और हम चूहों की तरह पकड़े जा सकते हैं। नैनी ने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि हीरा कैसे चोरी किया जा सकता है। अचानक चौथे आदमी रिचर्ड ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, अच्छा वो कैसे? बाकी तीनों ने चौंकते हुए कहा,
मैं एक ऐसी शख्स को जानता हूँ जो दुनिया भर में हीरो की हूबहू नकल तैयार करने में महारत का दर्जा रखता है। इस शख्स का ताल्लुक नागालैंड से है, लेकिन वो बरसों से एक्रीमिया में रह रहा है। उसका नाम रमेश खन्ना है। रमेश खन्ना ज्वेलर्स के नाम से उनकी ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान है। अगर हुकूमत एक्रीमिया को कहा जाए कि वो रमेश खन्ना से इस हीरे की नकल तैयार करवा दे, तो इस नकल के हाथ आते ही हम ऐलान कर देंगे कि फोर कार्नर ने असल हीरा चुरा लिया है और इसकी जगह उसकी नकल रख दी गई है। तो हर शख्स को फौरी एतबार आ जाएगा और हकाम बौखला जाएंगे। इसके बाद जाहिर है सिडनी के हकाम इस प्रोपेगेंडे को खत्म करने के लिए हीरा शनास माहिरीन को दावत देंगे कि वो इस हीरे का जायजा लेकर ये राय दें कि कैबिन में मौजूद हीरा असली है या नकली। चनाचे इस गड़बड़ में असल हीरा चोरी किया जा सकता है, चाहे माहिरीन के रूप में या किसी भी और तरीके से, रिचर्ड ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। लेकिन माहिरीन ने उसका जायजा लेते हुए फौरी तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि कैबिन में मौजूद हीरा असली है। उसके बाद क्या होगा? पामर ने कहा। देखो पामर, रिचर्ड की तजवीज़ बेहद अच्छी है। मैं एक ऐसे माहिर से वाकिफ़ हूँ जो हीरा शनासी में बैन अल-अक़वामी शोहरत रखता है। इस डायमंड ऑफ डेथ की तारीख पर रिसर्च करने में भी वो सबसे आगे रहा है और उसका नाम कार्ल आकलस है। वो मगरबी जोरका का रहने वाला है। जाहिर है सिडनी हुकूमत जिन माहिरीन को बुलाएगी उसमें वो माहिर लाजमी शामिल होगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई उस माहिर की जगह ले ले और चेकिंग के दौरान हीरा तब्दील कर दे। इसके बाद जाहिर है तमाम माहिरीन ने यही ऐलान कर देना है कि वाकई हीरा नकली है और उसके साथ ही फोर कार्नर्स का मिशन मुकम्मल हो जाएगा। फैनी ने तफसील बताते हुए कहा, वेरी गुड, वाकई बेहद अच्छी और कामयाब तरीन तरकीब है। तो फिर हमें सबसे पहले उस कार्ल आकलस वाला काम करना चाहिए। उसकी शख्सियत का हर पहलू सामने होना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो सके। पामर ने होश होते हुए कहा, मगर असल मसला तो हीरे की नकल का है, पहले वो तो मिले। रिचर्ड ने कहा, ठीक है, मैं हकाम से बात करता हूँ, मुझे यकीन है कि वो इस तजवीज़ पर राजी हो जाएंगे। पामर ने कहा, तुमने उस माहिर को देखा है? ड्रैगन ने फैनी से पूछा। हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिल्कुल मेरे कदो-कामत का है। मैं उसका रूप बड़ी आसानी से अख्तियार कर सकता हूँ। कुछ थोड़ी सी तफसीलात और जाननी पड़ेंगी, फैनी ने कहा। ओके, फिर ऐसा है कि आप तीनों फौरी तौर पर मगरबी जोरका पहुँच जाइए। मैं हकाम से बात करता हूँ, जब हीरे की नकल मिल जाएगी तो मैं लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस दौरान तुम उस माहिर की शख्सियत का तज्जिया करो। जब नकल लेकर मैं वहाँ पहुँचूँगा तो हम उस माहिर को अगवा कर लेंगे। उसकी जगह फैनी ले लेगा और उस माहिर को हम वहीं उस वक्त तक कैद रखेंगे जब तक हीरा तब्दील नहीं हो जाता। पामर ने फैसला कुन लहजे में कहा और बाकी सब ने तायद में सर हिला दिया। कर्नल फीदी ओल्गा बार में जाकर अच्छी खासी इंक्वायरी कर डाली, लेकिन वहाँ कोई भी शख्स इमरान से वाकिफ ना निकला। अलबत्ता एक वेटर ने बताया कि सुलिया का नौजवान यहाँ आया था। वो मेज़ पर बैठा चाय पीता रहा और फिर उठकर चला गया। ना ही इस दौरान उससे मिलने कोई आया, ना ही वो खुद किसी से मिला, ना ही उसने फ़ोन वगैरह किया। कर्नल फीदी वापस अपनी कोठी पहुंच गया। उसका जहन बुरी तरह उलझ गया था। इमरान की पुरअसरार नकलो हरकत का कोई सर पैर ही नजर नहीं आ रहा था। अभी वो बैठा यही कुछ सोच रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस हार्डस्टोन, कर्नल फीदी ने जवाब दिया। नंबर 6 स्पीकिंग सर। इमरान आपकी कोठी से निकलकर हमें डाज देने में कामयाब हो गया है। वो पैदल चलता हुआ एक तंग सी गली में मुड़ा और उसके बाद उसे बहुत तलाश किया गया, लेकिन उसका कहीं अता पता ना चल सका। अभी थोड़ी देर पहले वो एयरपोर्ट पर नजर आया। इंटरनेशनल काउंटर से उसने पाकिस्तान एयरलाइन के चीफ पायलट बाबर गोरी से टेलीफोन पर बात की। फिर उसी बाबर गोरी के कहने पर उसी के कोटे से इमरान की पाकिस्तान के लिए टिकट बनाई गई। उसके बाद वो स्पेशल रूम के सामने वाले कैफे में बाबर गोरी से चंद लम्हों के लिए मिला, फिर पैसेंजर लाउंज की तरफ बढ़ गया और वो अब भी वहीं पर मौजूद है। नंबर 6 ने इमरान की मुतालिक तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा, बाबर गोरी से उसकी क्या बातचीत हुई? कर्नल फीदी ने संजीदा लहजे में कहा, टेलीफोन पर तो सिर्फ उसने इतना कहा कि उसके पास रकम नहीं और वो पाकिस्तान जाना चाहता है। चनाचे बाबर गोरी ने उसकी टिकट बनवा दी। अलबत्ता कैफे में क्या बात हुई उससे हम ला इल्म है। नंबर 6 ने जवाब दिया, ये फ्लाइट किस वक्त जा रही है? आधे घंटे के बाद। ठीक है, मैं कैप्टन हमीद को उसी फ्लाइट पर भेजता हूँ। तुम उस कैफे नीमुल हसन के नाम से टिकट बनवा दो। कर्नल फीदी ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसने मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबाया तो मुलाजिम दरवाजे में नजर आया। कैप्टन हमीद को बुलाओ, कर्नल फीदी ने कहा। वो तो जनाब कासिम के साथ कहीं चले गए हैं, मुलाजिम ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बताकर गया होगा, पता करो कि कहाँ गया होगा, कर्नल फीदी ने सख्त लहजे में कहा और मुलाजिम तेजी से मुड़कर वापस चला गया। जनाब इसहाक साहब बता रहे हैं कि वो दर्शन क्लब गए हैं, मुलाजिम ने वापस आकर जवाब दिया और कर्नल फीदी ने सर हिलाते हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। दर्शन क्लब। दूसरे लम्हे गुनगुनाती सी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल फीदी बोल रहा हूँ, कैप्टन हमीद कासिम के साथ यहाँ आया होगा। कर्नल फीदी ने नरम लहजे में कहा। ये सर वो कैबिन में बैठे हैं, बुलवाऊँ जनाब? बोलने वाले का लहजा यकलख्त मोदबाना हो गया। हाँ मगर जल्दी। कर्नल फीदी ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजरें डालते हुए कहा। कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कैप्टन हमीद की झंझलाती हुई आवाज़ सुनाई दी। 5 मिनट के अंदर कोठी पहुंचो, कर्नल फीदी ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अख्तर,
कर्नल फीदी ने उठकर दरवाजे के बाहर खड़े हुए मुलाजिम से मुहातिब होकर कहा, यस सर। मुलाजिम ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। कैप्टन हमीद जैसे ही पहुंचे उसे लेकर फ़ौरन ड्रेसिंग रूम में आ जाओ और एक टैक्सी रोक रखो। कर्नल फीदी ने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा और मुलाजिम ने अस्पात में सर हिला दिया। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर अभी कर्नल फरीदी मेकअप का सामान सेट ही कर रहा था कि कैप्टन हमीद अंदर दाखिल हुआ। अब क्या मुसीबत आ गई। बड़ी मुश्किल से कासिम को राम किया था। कैप्टन हमीद ने वसीले लहजे में कहा, तुम चाहो तो कासिम को राम की बजाय सीता भी बना सकते हो, लेकिन पहले तुम नईमुल हसन बन जाओ। तुम्हें अभी 15 मिनट में पाकिस्तान की फ्लाइट पर सवार होना है। कर्नल फरीदी ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर सवार करते हुए कहा, पाकिस्तान क्यों? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा, इमरान की हरकत बेहद पुरस्रार है। तुमने उसकी निगरानी करनी है। मैं खुद चला जाता, लेकिन आज रात मुझे यहाँ की एक इंतहाई ज़रूरी काम है। कर्नल फीदी ने उसका मेकअप शुरू करते हुए कहा, कमाल है, पकड़कर 2-4 हाथ लगाइए, यहाँ सब कुछ सामने आ जाएगा। कैप्टन हमीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बकवास बंद करो और सुनो। इमरान चीफ पायलट बाबर गोरी से मिला है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो यहाँ से खुफिया तौर पर कोई चीज़ ले जाना चाह रहा है जो उसे खतरा है कि उसके पास रहने से चेक हो जाएगी, इसलिए इसने बाबर गोरी को इस्तेमाल किया है। वो यकीनन पाकिस्तान जाकर उसे वो चीज़ हासिल कर लेगा। तुमने बस यही चेक करना है कि वो बाबर गोरी से क्या वसूल करता है। उसके बाद तुम वापस चले आना। कर्नल फरीदी ने मेकअप करते हुए संजीदा लहजे में कहा, और अगर वो 2-4 महीने उससे वो चीज़ वसूल ना करे तो मैं क्या करूं? कैप्टन हमीद ने जवाब दिया, फिर तुम वहां अंडे देने शुरू कर देना। जब बच्चे उनसे निकल आए तो उन्हें अपने परों में छुपाकर वापस ले आना, समझे? कर्नल फरीदी ने उसीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, कैप्टन हमीद के बच्चे तो कैप्टन ही रहेंगे, कर्नल तो नहीं बन सकते, इसलिए क्या ये बेहतर नहीं कि ये काम आप ही कर लें? कैप्टन हमीद ने कहा, नस्ल बाप की तरफ से चलती है, इसलिए फिक्र मत करो। कर्नल ने फाइनल टच लगाते हुए कहा और कैप्टन हमीद कट कर रह गया। कर्नल फीदी ने बड़ी जोरदार चोट लगाई थी। लिबास बदल कर फौरन बाहर आओ और मैं तुम्हारे कागजात निकालूं। कर्नल फीदी ने तेज लहजे में कहा और फिर वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद जब कैप्टन हमीद बाहर आया तो एक अधेड़ उम्र ताजर के रूप में था। कर्नल फीदी ने उसे कागजात दे दिए और फिर उसे टैक्सी में बिठा दिया। एयरपोर्ट पहुंचते ही तुम्हें टिकट मिल जाएगी, और सुनो, इमरान बेहद होशियार आदमी है, इसलिए कोई हमाकत करने की कोशिश ना करना। कर्नल फीदी ने सख्त लहजे में कहा और टैक्सी के रवाना होते ही वो वापस कोठी में आ गया। अब वह मुतमईन था कि इमरान की इस पुरस्कार नकलो हरकत से कोई ना कोई सुराह ज़रूर मिल जाएगा। कमरे में पहुंचते ही उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। नंबर 6। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, कैप्टन हमीद टैक्सी नंबर FK0601 पर एयरपोर्ट पहुंच रहा है। नईमुल हसन के मेकअप में उसे टिकट दे दी जाए। कर्नल फीदी ने कहा, ये सर। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल फीदी ने रिसीवर रख दिया। अभी से रिसीवर रखे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। कर्नल फीदी ने चौंकते हुए रिसीवर उठा लिया। यस हार्डस्टोन। कर्नल फीदी का लहजा बेहद सख्त था। राठौर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। अरे जनाब फरमाइए, कर्नल फीदी ने चौंकते हुए कहा। राठौर वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी था। कर्नल डायमंड ऑफ डेथ के मुतालिक बड़ी तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। राठौर ने कदरे परेशान लहजे में कहा। क्या खबरें? कर्नल फीदी ने चौंकते हुए पूछा। कोई चोरों की तंजीम है फोर कार्नर्स, उसके मुतालिक बयान किया जा रहा है कि वो नीलामी से पहले इस हीरे को चुरा लेगी। उसकी तरफ से अखबारात में चैलेंज भी छपा है, राठौर साहब ने कहा। फोर कार्नर्स, वाकई वो तो इन मामलात में बेहद मशहूर है। कर्नल फीदी ने जवाब दिया। फिर इस सिलसिले में क्या किया जाए, ऐसा ना हो कि वाकई हीरा चोरी हो जाए। राठौर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैंने उसके लिए एक प्रोग्राम बना लिया है। आपको भी ये इतला दे दूं कि पाकिस्तान में ये हीरा हासिल करना चाहता है। उसका नुमाइंदा अली इमरान मुझे खुद आकर बता गया है, इसलिए अब ये ज़रूरी है कि इस हीरे को नीलाम होने से पहले उड़ा लिया जाए। कर्नल फीदी ने कहा। अरे तो क्या तुम हीरे को चोरी करने का सोच रहे हो? राठौर साहब के लहजे में हैरत थी। हाँ, उसे वक्ती तौर पर चोरी ही किया जा सकता है। रामेश खन्ना से हम नकल तैयार करवा रहे हैं। पहले मेरा प्रोग्राम और था कि मैं असल हीरा खरीद करते ही फ़ौरन नागालैंड भिजवा दूंगा और नकल को लेकर सरकारी तौर पर आऊँगा, ताकि अगर हीरा चोरी करने की कोशिश की जाए तो असल बच जाए। लेकिन अब पाकिस्तान के दरमियान में आने से मेरा प्रोग्राम बदल गया है। अब मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं असल हीरा पहले ही चोरी करके उसकी जगह नकल रख दूंगा, और अगर नीलामी में बोली हमारे हक में रही तो हम वो नकल भी ले लेंगे और किसी को पता ना चल सकेगा। लेकिन अगर बोली किसी और के हक में गई तो वहाँ ऐलान कर देंगे कि हीरा नकली है। इस तरह बोली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हीरे की बरामदगी रह जाएगी, वो हम ऐलान कर देंगे कि हमने फोर कार्नर्स या किसी और से बरामद कर लिया है। इस तरह हम उसकी कानूनी मालिक बनने के लिए इस तंजीम से बराह रास्त सौदाबाजी कर सकेंगे। कर्नल फरीदी ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी गुड, वाकई इंतहाई खूबसूरत और जहानत आमेज मनसूबा है। राठौर के लहजे में ज़बरदस्त तहसीन नुमाया थी। लेकिन अब हमें जल्दी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि फोर कार्नर्स वाकई हीरा उड़ा ले और हम मुंह देखते रह जाएं। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। ठीक है, जैसा मुनासिब समझो करो, हमें बहरहाल वो असली हीरा चाहिए। राठौर साहब ने जवाब देते हुए कहा।
आप बेफिक्र रहें, अब जबकि कर्नल फ़ीदी सामने आ ही गया है तो अब हीरा हर कीमत पर नागालैंड ही पहुँचेगा। कर्नल फ़ीदी ने मज़बूत और बाएतमाद लहजे में कहा, मुझे यकीन है, अच्छा खुदा हाफ़िज़। राठौर साहब ने कहा और कर्नल फ़ीदी ने भी खुदा हाफ़िज़ कहकर रिसीवर रख दिया। जहाज़ जहाज़ जैसे ही फ़िज़ा में बुलंद हुआ, इमरान ने तवील सांस लेते हुए बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। उसकी तवक्का के बरखिलाफ़ अमले, मुसाफिरों या तैयारी की तलाशी ना ली गई। यही बात उसे खटक रही थी क्योंकि वो फरीदी की फितरत को अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि ज़ीरो सर्विस ने उसके गायब हो जाने और फिर एयरपोर्ट पर पहुंचकर चीफ पायलट से मिलने की रिपोर्ट कर्नल फ़ीदी को पहुंचा दी होगी। ज़ाहिर है, कर्नल फ़ीदी यही नतीजा निकाल सकता है कि इमरान को कोई खुफिया चीज़ निकालना चाहता है, इसलिए उसे यकीनन तलाशी लेनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ हर चीज़ नॉर्मल अंदाज में होती गई। हत्ता कि मामूल की तलाशी और चेकिंग के वक्त भी ज़ीरो सर्विस कहीं नज़र न आ रही थी। अचानक उसके जहन में एक और ख्याल आया और वो बुरी तरह चौंक कर सर हिलाने लगा। उसे ख्याल था कि कर्नल फ़रीदी ही तलाशी लेने की बजाय दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकता है। वो खुद या उसका कोई आदमी इस जहाज़ में सवार होकर इमरान के साथ सफ़र कर रहा होगा, ताकि बकीशा पहुंचकर जब वो चीफ पायलट से वो हीरा वसूल कर ले तो वो आदमी कर्नल फ़रीदी को रिपोर्ट करे कि इमरान क्या चीज़ यहाँ से ले जा रहा है। ये ख़याल आते ही उसने बड़ी मोहतात नज़रों से इधर-उधर देखते हुए जहाज़ में मौजूद मुसाफ़िरों को चेक करना शुरू किया। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो ज़िंदगी में पहली बार जहाज़ में सवार हुआ और अब हैरत भरे अंदाज़ में जहाज़ को देख रहा हो। लेकिन कोई मुसाफ़िर भी उसे मशकूक नज़र न आया, किसी पर उसे शक ना गुज़रा। उस लम्हे कॉकपिट का दरवाज़ा खुला और चीफ़ पायलट बाबरज़ोरी अंदर से निकलकर तैयारी के दुम में मौजूद टॉयलेट की तरफ बढ़ता नज़र आया। इमरान उसे देखकर चौंक पड़ा क्योंकि पायलट्स और अमले के लिए कॉकपिट के करीब ही एक टॉयलेट मौजूद था। फिर चीफ़ पायलट मुसाफ़िरों वाले टॉयलेट में क्यों जा रहा था? लेकिन वो खामोश बैठा रहा। उसी लम्हे अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई शख्स एयर होस्टेस से बड़ी लगावट आमेज़ बातें कर रहा था और आवाज़ सुनते ही इमरान चौंक पड़ा। आवाज़ का लहजा गो बदला हुआ था लेकिन वो आवाज़ की असलियत को पहचान गया। ये आवाज़ कैप्टन हमीद की थी। एयर होस्टेस हँसती हुई आगे बढ़ी तो इमरान ने मुड़कर देखा, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। अब वो कैप्टन हमीद को पहचान गया था। गो कैप्टन हमीद बेहतरीन मेकअप में था लेकिन उसकी एक लाशऊरी आदत ने उसका भांडा फोड़ दिया था। इमरान जानता था कि कैप्टन हमीद जब भी कोई खूबसूरत बात करता या किसी लड़की की बातों से लुत्फ़अंदोज़ होता तो लाशऊरी तौर पर कान को मसलने लगता। जब इमरान ने मुड़कर देखा तो इस वक्त कैप्टन हमीद यही हरकत करने में मसरूफ़ था और वो उसकी पुश्त पर दूसरी सीट पर बैठा हुआ था। तो ये बात है, कर्नल फ़रीदी ने उसे भेजा है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। आपने मुझसे कुछ फ़रमाया? साथ वाली सीट पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी ने चौंक कर इमरान से पूछा। जी हाँ, मैं पूछ रहा था कि एयर होस्टेस की उम्र क्या होगी? इमरान ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। क्यों, तुम्हें उसकी उम्र से क्या लेना? बूढ़े ने हस्बे तवक्का झंझलाते हुए लहजे में कहा। आपने इतनी उम्र अल्लाह मियाँ से लेकर क्या हासिल किया है? मैंने सोचा आप इस मामले में तजुर्बाकार होंगे। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम जातियात पर उतर आए हो। बूढ़े ने गुस्से से चीखते हुए कहा। आपने जो जातियात को प्लेटफार्म बना रखा है कि जो चाहे बगैर किराया दिए उतर आए। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। होस्टेस चीज़, होस्टेस प्लीज़। अचानक बूढ़े ने चीखना शुरू कर दिया। ये सर क्या बात है? होस्टेस तेजी से वहाँ लपकी। ये आपकी उम्र मालूम करना चाहते हैं। मैंने बहुत समझाया कि आप बूढ़े हो गए हैं, अपनी बेटी की उम्र समझ लें, मगर ये मानते ही नहीं। बूढ़े के बोलने से पहले इमरान की ज़ुबान चल निकली। तुम मेरी बेटी की बात कर रहे हो, नालायक, बदतमीज़। इमरान ने गुस्से से उछलकर खड़े होते हुए कहा। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा लाल हो गया था। अरे अरे मोहतरम, तशरीफ़ रखिए, ये होस्टेस ने बौखलाकर कहा। नहीं, मैं इस बदतमीज़ के साथ नहीं बैठ सकता। बूढ़े ने उछलकर दरमियान गैलरी में आते हुए कहा। उन पर दौरे पड़ते हैं, उन्हें टॉयलेट में बिठा दो। इमरान ने बड़े इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और बूढ़ा बूढ़ा उस पर यूं लपका जैसे अभी उसका गला घोंट देगा। मगर स्टीवर्ड ने जो ये झगड़ा सुनकर वहां पहुंच गया, बड़ी मुश्किल से बूढ़े को थामा। प्लीज़ आप ऊपर आ जाइए। एयर होस्टेस ने पिछली नशीस पर बैठते हुए कैप्टन हमीद से मुहातिब होकर कहा। अरे अच्छा, कैप्टन हमीद ने कहा। फिर वो उठकर साथ वाली सीट पर आ बैठा। बूढ़े को समझा बुझा कर पिछली सीट पर बिठा दिया गया, मगर वो अभी तक बड़बड़ा रहा था। इमरान अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने बूढ़े से झगड़ा इसलिए किया ताकि सीट बदल ली जाए और उसे मालूम था कि एयर होस्टेस नीचे बैठे कैप्टन हमीद से ही दरखास्त करेगी, क्योंकि नज़दीक तरीन गैर मुतल्लिक आदमी वही था। सामने वाली सीट पर चूंकि दो बूढ़ी औरतें बैठी हुई थी, इसलिए उनके उठाए जाने का कोई स्कोप न था। मुझे नईमुल हसन कहते हैं। कैप्टन हमीद ने साथ वाली सीट पर बैठते ही अपना तारुफ कराते हुए कहा। कौन कहते हैं? इमरान ने यूं चौंक कर पूछा जैसे कहने वाले जुर्म करते हों। ये मेरा नाम है, कैप्टन हमीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वो अपनी मेकअप की वजह से संजीदा रहने पर मजबूर था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इमरान पर उसकी शख्सियत खुल जाए। अच्छा अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम है। यूँ लगता था कि जैसे दही को आग पर चढ़ाया जा रहा हो। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। दही को आग पर? आपका ऊपर वाला हाना हाली तो नहीं? कैप्टन हमीद ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा।
अच्छा, तो फिर ऐसा होगा कि आग को दही पर चढ़ा दिया गया होगा। बहरहाल खूबसूरत नाम है, इमरान ने जवाब दिया। आपका नाम क्या है? कैप्टन हमीद ने अपने आप पर काबू पाते हुए पूछा। ये मेरा ज़ाती मसला है और आपको किसी के ज़ाती मसाइल में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। इमरान उल्टा उस पर चढ़ दौड़ा। अरे वाकई हाल ही है, कैप्टन हमीद ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा वाकई, फिर आपने अपने खाने को भरने के लिए क्या किया? अब मेरा ख्याल है बहुत ही बड़ा होगा। वही एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में मिल जाती है। इमरान ने बड़े हमदर्दाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा और कैप्टन हमीद होंठ काटता रह गया। उसकी जहन में खिलबिली मची हुई थी। उसका दिल चाह रहा था कि अपने असल जून में आकर उसको तुरंत जवाब दे, मगर फिर कर्नल फीदी का ख्याल आ जाता। आप खामोश हो गए। यहाँ नागालैंड में मेरा एक दोस्त रहता है, कर्नल फीदी। बेचारा कई सालों से कर्नल है। हालांकि उसका दावा है कि उसके पास अकल नाम की कोई चीज़ वाफर मिकदार में है, बल्कि उसने अपने एक मातहत की अकल भी लेकर अपने खाते में डाली हुई है, मगर इसके बावजूद भी वो कर्नल ही चला रहा है। इमरान ने बड़े से निदा लहजे में कैप्टन हमीद से मुहातिब होकर कहा। आप कर्नल फीदी को जानते हैं? कैप्टन हमीद ने संजीदा लहजे में कहा। उसे शक हो गया था कि इमरान उसे पहचान गया है, तभी उसने ये बात की है। अरे मुझसे ज़्यादा और कौन जानेगा उसे, बेचारा कर्नल। अभी उसे उल्लू बनाकर आ रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कर्नल फीदी तुम जैसे मसहरों की बस का रोक नहीं है, समझे? इसलिए फजूल गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं। कैप्टन हमीद ने इस बार गुसीले लहजे में कहा। उसके जहन पर छिपकली सवार होती चली जा रही थी। वाह कैसे नहीं है, उसने खुद एक मसखरा पाल रखा है। उसे वो कैप्टन हमीद कहता है और वो बेचारा कैप्टन समझता है कि वो बेहद खूबसूरत और दिलकश आदमी है और लड़कियां उस पर मरती हैं। हालांकि लड़कियों को तो सिर्फ उसका मसखरापन अच्छा लगता है। इमरान ने अब खुलकर चोट कर दी। तुम बकवास से बाज नहीं आ सकते तो खामोश हो जाओ वरना, कैप्टन हमीद ने गुस्से से कांपते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह इस मस्खरे को आईना दिखाया जाए तो गुस्से से कांपना शुरू हो जाता है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और मामला अब कैप्टन हमीद की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने बिजली की सी तेज़ी से हाथ घुमाया, मगर इमरान तो पहले ही ऐसे रद्द अमल के लिए तैयार था। वो तेज़ी से नीचे को झुका और कैप्टन हमीद का हाथ घूमता हुआ पिछली सीट पर बैठे हुए बूढ़े के चेहरे पर पूरी कुव्वत से पड़ा और चटाह की जोरदार आवाज़ से तैयारी का पुरसकून माहौल गूंज उठा। बूढ़ा चीखता हुआ पहलू के बल दरमियानी गैलरी में जा गिरा। अरे अरे झगड़ा हो गया, बचाओ बचाओ। इमरान नीचे होते ही तेजी से उछला और काकपट की तरफ दौड़ता चला गया। बूढ़ा नीचे गिरकर उठते चीहा और कैप्टन हमीद पर टूट पड़ा। उसके मुंह से मुगल्लजात निकल रहे थे। एयर होस्टेस टोरट के साथ साथ बाकी मुसाफिर भी उन दोनों के दरमियान बीच बचाव में मसरूफ हो गए। क्या बात है, क्या झगड़ा है? चीफ पायलट बाबर कोरी चीखते चिल्लाने की आवाज़ें सुनते ही काकपट से बाहर आ गया, जबकि इमरान उसी की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। उसने इमरान से ही पूछा, एयरपोर्ट से उतरकर सीधे चल जाना, मैं बाद में कनेक्ट कर लूँगा। इमरान ने बड़े धीमे लहजे में कहा और फिर पायलट का बाजू पकड़ लिया। जनाब, दो पागल लड़ पड़े हैं, इमरान ने बड़े सहमे हुए लहजे में कहा और फिर उसे बाजू छुड़वा कर आगे बढ़ गया। बूढ़ा अभी तक चीख चिल्ला रहा था, जबकि कैप्टन हमीद बेबसी से होंठ काटे जा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इमरान उसे हमहा फंसा दिया है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से बूढ़े को राजी किया और सीट पर बिठाया गया। इमरान को लायदा सीट दी गई और कैप्टन हमीद के साथ एक और साहेब को बिठाया गया। तब जाकर सुकून हुआ। अब इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में आंखें बंद किए सीट पर बैठा हुआ था, जैसे उसका मकसद हल हो गया हो। जहाज़ पाकिशा एयरपोर्ट पर उतरा तो इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में चलता हुआ नीचे उतरा। फिर कस्टम और दूसरे ज़रूरी काउंटरों पर से होता हुआ एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलकर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ता चला गया। कैप्टन हमीद उससे थोड़े ही फासले पर था। इमरान को टैक्सी की तरफ बढ़ते देखकर वो भी एक टैक्सी की तरफ लपका। अजी हज़रत नईमुल हसन साहब, उधर ही आ जाइए, आधा किराया दे दीजिएगा। इमरान ने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर कैप्टन हमीद की तरफ हाँक लगाते हुए कहा और कैप्टन हमीद मुस्कुराता हुआ उधर ही बढ़ता चला गया। आपने कहाँ तशरीफ़ ले जानी है? इमरान ने बड़े पुरतकल्लुफ़ लहजे में कहा। जहाँ आप जाएंगे, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब उसने अपने दिमाग को ठंडा कर लिया था। अरे वेरी गुड वेरी गुड, मेरा पहले भी यही ख्याल था। आइए तशरीफ़ रखिए, इमरान ने अंदर बैठते हुए कहा और कैप्टन हमीद भी उसके साथ बैठ गया। कहाँ जाना है साहब? टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन करते हुए मुड़कर पूछा। पागल खाने, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। जी क्या कहा? टैक्सी ड्राइवर ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा। भाई हैरान क्यों हो रहे हो? मैं पागल खाने का डॉक्टर हूँ और ये मरीज़, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर अब हैरत से कैप्टन हमीद की तरफ देखने लगा। यार घूर क्यों रहे हो? पागल खाने जाते वक्त तो लोग अपने आप को वज़ीर आज़म कहते हैं, तो फिर ये तो फिर भी डॉक्टर ही कह रहे हैं, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो मरीज़ ना सही, वज़ीर आज़म सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने न जाने क्या सोचकर टैक्सी आगे बढ़ा दी। एक मोड़ मुड़ते ही टैक्सी ड्राइवर ने एक बार फिर मुड़कर पूछा, जनाब क्या वाकई आपने पागल खाने जाना है? टैक्सी ड्राइवर को शायद यकीन न आया हो।
चलो अगर तुम घबराते हो तो किसी कैफ़े पर उतार दो, हम लोग भी ज़रा चाय वगैरह पी लें। इमरान ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने फ़ौरन ही गाड़ी मोड़ी और उसे नज़दीकी कैफ़े के सामने रोक दिया। वो शायद जल्द से जल्द इन अजीबो-गरीब किस्म के मुसाफिरों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। कार रुकते ही इमरान नीचे उतरा और उसने जेब से एक बड़ा-सा नोट निकाल कर टैक्सी ड्राइवर की गोद में फेंक दिया। बाकी तुम रख लेना। इमरान ने बड़ी बेनियाज़ी से कहा और मुड़कर कैफ़े की तरफ बढ़ गया। कैप्टन हमीद भी ज़ाहिर है उसके पीछे था। इमरान कैफ़े में दाखिल होते ही काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। कैफ़े का मालिक शायद इमरान से वाकिफ़ था, इसलिए इमरान को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। अरे इमरान साहब, आप और यहाँ ज़हे नसीब। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम्हारे नसीब का नारा लगाना शुरू करोगे जब मैंने तुम्हारे फ़ोन पर कॉल करनी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए तो पूरा कैफ़े हाजिर है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा और इमरान ने रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। कैप्टन हमीद खामोशी से साथ खड़ा हुआ था। हार्डस्टोन। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से कर्नल फीदी की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने स्टारलेट के ज़रिए नागालैंड डायरेक्ट कॉल की और नंबर फरीदी के घुमाए थे। कैप्टन हमीद शायद उसकी तरफ मुतवज्जा ना था, इसलिए वो इमरान को फरीदी का नंबर घुमाते हुए ना देख सका। स्टोन तो होता ही हार्ड है, अगर वो हार्ड ना हो तो फिर सैंड यानी रेत ना बन जाए, इसलिए हाली स्टोन कह देना ही काफ़ी है। हाँ, ज़्यादा अल्फाज बोलकर क्यों आप अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहते हैं? इमरान ने मखसूस अंदाज में चहकते हुए कहा और कैप्टन हमीद इमरान की गुफ्तगू सुनकर चौंक पड़ा। अरे तो क्या तुम पाकिशा से फ़ोन कर रहे हो? दूसरी तरफ से कर्नल फीदी ने पूछा। जो खर्चा बचाने के लिए मैं आपके पास आया था वो आहर आपने करा ही दिया। आपका नईमुल हसन मेरे साथ खड़ा है, कहता है कि कर्नल फीदी का ऊपर वाला खाना हाली है। मैंने उसे लाख समझाया कि हाली नहीं हो सकता, कोई ना कोई चीज़ तो भरी ही होगी, मगर ये मानता ही नहीं। मैंने उसे कैप्टन हमीद की मिसाल दी तो ये लड़ने पर आमादा हो गया। अब आप ही से समझाइए। इमरान ने बड़े शौक लहजे में कहा। अरे मुझे पहले यही खतरा था कि वो तुमसे भिड़ जाएगा, उसे फ़ोन दो। कर्नल फीदी ने दूसरी तरफ से हंसते हुए जवाब दिया। लीजिए नईमुल हसन साहब, कर्नल फीदी से खुद पूछ लीजिए कि उनके ऊपर वाले खाने में क्या भरा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर कैप्टन हमीद की तरफ बढ़ा दिया और कैप्टन हमीद ने खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए रिसीवर पकड़ लिया। यस, कैप्टन हमीद ने बदस्तूर बदले हुए लहजे में कहा। हमीद, तुम अब नालायक होते जा रहे हो। इसी तरह निगरानी की जाती है कि तुम उसके साथ खड़े हो और वो तुम्हें पहचान चुका है। कर्नल फीदी ने होश को और गुस्सीले लहजे में कहा। पता नहीं उसने मुझे कैसे पहचान लिया, हालांकि मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। इस बार कैप्टन हमीद ने असल लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब तो निगरानी फजूल है, तुम वापस आ जाओ और फ़ोन इमरान को दो। कर्नल फीदी ने सर्द लहजे में कहा और कैप्टन हमीद ने रिसीवर एक झटके से इमरान के हाथ में दिया, फिर तेजी से वापस दरवाजे की तरफ मुड़ता चला गया। अरे अरे रुको तो सही, वो पागल हानि नहीं चलना। अरे, इमरान उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मगर कैप्टन हमीद के कदम और तेज़ हो गए। वो तेज़ से कदम उठाता कैफे से बाहर निकलता चला गया। आपने हाँ नईमुल हसन को नाराज़ कर दिया, कम से कम 3 दिन में मेहमानी तो करता। इमरान ने नाराज़ होने वाले लहजे में पूछा। छोड़ो उसका जिक्र, तुम ये बताओ कि तुम नागालैंड से क्या स्मगल कर लाए हो। कर्नल फीदी ने संजीदा लहजे में कहा। स्मगल? अरे बाप रे, डैडी को ना बता देना वरना वो मेरी खाल उतार कर उसकी जा नमाज बनाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। अरे तो तुम बताना नहीं चाहते, ठीक है, मैं खुद ही मालूम कर लूँगा। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ कि इस हीरे को खरीदने के लिए तुम सीधी ना आ जाना, वरना तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और जाहिर है मुझे तो बहरहाल ये मंजर पसंद नहीं आएगा, मगर कैप्टन हमीद ज़रूर तुम्हारी शिकस्त पर कह कहे लगाएगा। कर्नल फीदी ने संजीदा लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। शिकस्त मोनस है कर्नल, और मोनस हमारे नसीब में कहा। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। उसके बाद उसने जेब से एक बड़ा सा नोट निकाल कर काउंटर पर फेंका और वापस मुड़ गया। अरे इमरान साहब, इसकी क्या ज़रूरत थी?